सो ओके मालिक, सो बिफोर द ब्रेक पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था, अपन ने ऑल टुगेदर ओके क्लॉज 7 तक काम खत्म कर लिए थे फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट का। ओके मैंने आपको बताया भी इनिशियली वो थोड़े कंटेंट आपके ज़्यादा रहेंगे। ओके सो नाउ दिस लेक्चर और दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विल बी कंप्लीटिंग फर्स्ट शेड्यूल खत्म हो जाएगा, सेकंड शेड्यूल भी खत्म कर देंगे। ओके ये लॉजिक रहेगा ये लेक्चर का। तो ये लेक्चर विल बी कवरिंग दिस टू शेड्यूल्स का कॉम्बिनेशन। ओके तो फर्स्ट शेड्यूल में अपन ने क्लॉज 1 क्या देखा था, अलाउ टू प्रैक्टिस। क्लॉज 2 क्या देखा था, ओके एग्री और एग्रीज टू पे। क्लॉज 3 क्या देखा था, एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट। क्लॉज 4 देखा था एंटर इनटू पार्टनरशिप। क्लॉज 5 देखा था सिक्योर। क्लॉज 6 देखा था सॉलिसिट करना। क्लॉज 7 देखा एडवर्टाइज करना। क्लॉज 8 ओके एकदम क्लियर कट बात करता है कि अगर आपने ऑडिटर की पोजीशन एग्री की, एक्सेप्ट की, इफ यू एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ ऑडिटर ओके विदाउट ऑब्टेनिंग एनओसी फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर, यू विल बी गिल्टी। अगर पिछले ऑडिटर से आपने एनओसी ऑब्टेन नहीं किया, इन शॉर्ट मैं इसको एनओसी लिख देता हूं, अगर आपने एनओसी ऑब्टेन नहीं किया यानी प्रीवियसली ओके जो भी ऑडिटर रहेगा उससे राइटिंग में एनओसी ऑब्टेन नहीं किया, तो यहां पर आप गिल्टी होगे। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। विदाउट वी नीड टू फोकस ऑन राइटिंग वाला कंटेंट। ओके तो एक बार देख लेते क्लॉज 8, आप रीड मार लीजिए, आंसर बहुत ईजी है और इसमें सर्टेन थिंग्स आपको याद रखनी जरूरी है। क्लॉज 8 क्या बोलता है मालिक, क्लॉज 8 को डिस्कशन इस तरह से करते हैं। क्लॉज 8 सेज ओके यहां पर ऑडिटर एक्सेप्ट्स ए पोजीशन एज ए ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय another chartered accountant or a certified auditor who has been issued a certificate under registered certificate rules without first communicating with him in writing। यानी अगर मैं उससे कम्युनिकेट नहीं करता हूं इन राइटिंग, ओके आई विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एंड इफ आई एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ ऑडिटर, एंड आई एम वेरी क्लियर विद द वर्ड, इट्स सेइंग पोजीशन ऑफ ऑडिटर, इट इज नॉट सेइंग पोजीशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ओनली। So it includes all audits, it includes all audit. So whenever you accept any position as a auditor, you should also ensure that you are obtaining an NOC from your previous chartered accountant। एंड सीरियसली ओके देखिए एक चीज सिंपल है, ये सब चीजें है ना कंपाइल, ये सब चीजें अपन को बैलेंस रखने के लिए की गई है। तो भाई पिछले और यहां पर भी एनओसी है ना, कम्युनिकेट करना है और राइटिंग में करना है। ओके ओरली यानी एग्जांपल, एक क्लाइंट था जो पहले मेरे बाजू में, हम दोनों दो सीए फर्म है, एक बाजू में है और एक मेरे मतलब मेरे बाजू में एक सीए फर्म है और मैं यहां पर बैठा हूं, यानी अपनी ऑफिस आजू बाजू में है। ओके एक क्लाइंट उसके पास जा रहा था, अभी अचानक क्लाइंट मेरे पास आया और बोला आप मेरा काम लोगे क्या? मैं बोला ठीक है। ओके मैंने लेने का बोला, उसको बताया कि लूंगा। ओके जब नीचे चाय पीने गए और चाय पीने हम दोनों दोस्त थे, वो सीए, तो चाय पीते पीते मैंने बोला और तेरा क्लाइंट है ना मेरे पास आया, तेरे को कोई दिक्कत नहीं ना? बोला कोई दिक्कत नहीं। ओके और मैंने काम कर लिया। ओके काम कर लिया, अब यहां पर गिल्टी रहूंगा क्योंकि आई हैव नॉट ऑब्टेन्ड ओके इन राइटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मालिक, यहां पर राइटिंग में होना जरूरी है। यही चीज बात की गई है और ये चीज की वजह से अपने को गिल्टी माना जा सकता है। तो मेक श्योर आपके पास राइटिंग रहे। द प्रोफेशनल रीजन फॉर नॉट एक्सेप्टिंग एन ऑडिट, यानी क्या मतलब क्या रह सकते हैं, उसके कारण क्या रह सकते हैं? सबसे पहला कारण हो सकता है नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 एंड 140। सर व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस? नॉन कंप्लायंस मतलब जब आपके पास जो आपको जो इंगेजमेंट दिया गया है या कंपनी ने जो ऑडिटर था पहले वाला, ओके जो उसने ओके कहीं ना कहीं कंप्लायंस नहीं हुए थे सेक्शन 139 एंड 140 के, इसीलिए कहीं ना कहीं ऑडिटर ने ओके वो पोजीशन छोड़ी होगी। या नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस, ओके यहां पर है यानी अपना क्लाइंट जो है, जो क्लाइंट अपने पास आ रहा है, उसने पिछले ऑडिटर की ओके अनडिस्प्यूटेड फीस नहीं भरी होगी। ओके अनडिस्प्यूटेड है, वापस मैं बोल रहा हूं अनडिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड फीस है तो उसका डिस्कशन ही मत करो। अनडिस्प्यूटेड मतलब बोला गया था वो डिस्प्यूट नहीं है लेकिन नहीं भर रहा, वो नहीं दे रहा है, अब नहीं दे रहा है इसलिए वो काम नहीं करेगा और इसलिए वो मेरे पास आया क्लाइंट, और मैं नहीं करना चाहिए। रीजन सिंपल है क्योंकि भाई वो पहले उसकी फीस भर, फिर बाद में वो मेरे को एनओसी देगा। एंड और एक तीसरा क्या है, इशुएंस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट, यानी ऐसा हो सकता है पिछला ऑडिटर है उसने कोई क्वालिफाइड रिपोर्ट दी होगी इसलिए अभी वो क्लाइंट आपके पास आ रहा है। तो ये लोग क्या समझाते हैं, पहले दो केस में आपने एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। यानी इन फर्स्ट टू केस एन ऑडिटर हु एक्सेप्ट द ऑडिट विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये आपको समझना जरूरी है। पहले दो केस में आपने एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए एंगेजमेंट, कितना भी कर लो। एंड लास्ट केस में ये लोग बोलते हैं ओके अगर आप सेटिस्फाइड हो दैट द एटीट्यूड ऑफ ऑडिटर को, इसमें कुछ इशू था, क्वालिफाइड की जरूरत नहीं थी, ये है अगर आप सेटिस्फाइड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, पहले दो केसेस में अगर आपको मालूम पड़ रहा है उन्होंने नॉन कंप्लायंस किया इसलिए वहां पर ओके वो मुझे बुला रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए एंगेजमेंट। दूसरा, अगर पिछले ऑडिटर की डिस्प्यूटेड फीस नहीं भरी होगी, अनडिस्प्यूटेड फीस नहीं भरी होगी, तो आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये लॉजिक आप दिमाग में रख लीजिए। और तीसरा सिनारियो, अगर आपको मालूम है पिछले ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी थी और इसीलिए ओके वो क्लाइंट मेरे पास अप्रोच कर रहा है, तो आपने केस टू केस देखना चाहिए, आपने एटीट्यूड देखना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आपने वो काम करना चाहिए।
ओके अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर ओके इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल द फॉलोइंग वुड बी अ नॉर्मल कोर्स प्रोवाइड सच एविडेंस, यानी आपको पॉजिटिव प्रूफ ऑफ डिलीवरी का एविडेंस चाहिए। यानी आप कभी कल कुछ हो गया और अगर कोई दूसरा ऑडिटर बोलता है यार इसने मुझसे एनओसी नहीं लिया था, ओके आपके पास पॉजिटिव प्रूफ ऑफ डिलीवरी होनी जरूरी है कि भाई मैंने इसको एनओसी भेजा था, एनओसी मिल गया। ओके तो इसीलिए पॉजिटिव प्रूफ ऑफ डिलीवरी होनी जरूरी है, इंस्टीट्यूट अपना क्लियर बोलता है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बाय लेटर कर रहे हो तो हमेशा रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, आरपीएडी, इसको आरपीएडी बोलते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। ओके इसके थ्रू ही भेजना चाहिए, या बाय हैंड देना चाहते हो तो 2 रिटर्न एक्नॉलेजमेंट साथ में लेना चाहिए, यानी आपने दे दिया और साइन करके स्टैम्प करके ले लेना चाहिए। या एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन फ्रॉम रिटायरिंग ऑडिटर वाइड ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के थ्रू, ईमेल एड्रेस के थ्रू आपके पास एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए कि हाँ भाई हमें ये मिल गया है। और यूडीआई जनरेट किया है यूडीए पोर्टल से। ओके आपको ये मालूम होगा आज के डेट में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आज के डेट में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ओके जनरेट किया जाता है ऑन यूडीएन पोर्टल। ओके यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट किया जाता है। अगर यूडीएन पोर्टल जनरेट होता है तो जनरेट होने के कंडीशंस है कि भाई एनओसी होने के बाद ही होता है। तो यूडीएन पोर्टल अगर जनरेट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूडीएन नंबर जनरेट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑडिटर को भी कोई इशू नहीं होगा। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर हैव वर्क। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है जिसकी वजह से पॉजिटिव प्रूफ ऑफ डिलीवरी मानी जाएगी। ओके 2-3 इंस्टेंसेस मैं बताता हूं जो लिखे नहीं है, लेकिन 2-3 इंस्टेंसेस दिमाग में रख लीजिए। सर ऐसा हो सकता है मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के एड्रेस से भेजा, ओके और वो एड्रेस पे ओके लॉक मिला या कोई मिला नहीं, ओके और मेरे को एनओसी नहीं मिला, तब तक तो अभी गया कि मैं ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। देखिए इंस्टीट्यूट इस पॉइंट पे है कि अगर आपको जो एड्रेस इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर्ड है वो एड्रेस पे आपने भेजा था और उसमें आपको वहां पर लॉक मिला या कुछ मिला, ओके मतलब मिला नहीं, वो वहां पर डिलीवर नहीं कर सके क्योंकि लॉक था, ओके और कम्युनिकेशन नहीं हो सका, तो इस केस में इंस्टीट्यूट बोलती है ठीक है हम मानेंगे कि तुमने एनओसी के लिए एप्लीकेशन एनओसी भेजा था, कोई इशू नहीं है। तो ये कंडीशन आपको दी गई है, तो यहां पर पॉजिटिव प्रूफ ऑफ डिलीवरी होना चाहिए और आपको एनओसी मिलना चाहिए। लेकिन अपने को एक 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो मैंने आपको ऊपर हाईलाइट किया है। पहला, क्या इन्होंने सेक्शन 139 140 का कंप्लायंस नहीं किया है। दूसरा, क्या उन्होंने अनडिस्प्यूटेड फीस है उसका पेमेंट नहीं किया है। और तीसरा, क्या ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू की थी। ये 3 में से एक कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से एनओसी नहीं मिल सकता, बाकी केसेस में कोई इशू नहीं आना चाहिए। ओके ये 3 केसेस में ही आपने एक्सेप्ट नहीं करना है, बाकी इसमें नहीं आना चाहिए। ऐसा हो सकता है सीए बोलेगा मैं एनओसी नहीं देता, ओके मेरा फीस मिल गया लेकिन मेरे को ये काम मेरे को ही चाहिए, तेरे पास कैसे आया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके इसीलिए इस केस में आपके पास पॉजिटिव प्रूफ ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें हैं तो पॉजिटिव प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, कोई इशू नहीं है मालिक। अब क्वेश्चन ये हुआ कि सर शुड आई सेंड दिस एनओसी ओनली फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट। ओके आंसर इज नो। इसीलिए ये स्पेशल ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट रहा तो भी एनओसी भेजना पड़ेगा। इसीलिए आप यहां पर याद रखिए एनओसी इज कंपलसरी। ओके कंपलसरी आपने भेजना चाहिए। ओके यानी टैक्स ऑडिट्स के केसेस में एनओसी चाहिए। कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑडिट, आंसर इज यस। हर एक केस के लिए एनओसी कंपलसरी रखिए। कम्युनिकेशन इन केस ऑफ असाइनमेंट डन बाय अदर प्रोफेशनल, यानी सामने पिछले जो प्रोफेशनल था वो सीए नहीं था, ओके उस केस में क्या एनओसी भेजना जरूरी है। ओके ये लोग बोलते हैं भेजा हुआ बेटर है, भेजा हुआ बेटर है, भले वो सीए नहीं था, कोई दूसरा ऑडिटर था, जैसे ब्रांच ऑडिटर अदर ऑडिट में हो सकते हैं। एंड और एक चीज इन्होंने बताई है, गवर्नमेंट ऑडिट के केस में आप देखोगे कैग ऑडिटर अपॉइंट करता है। जब कैग ऑडिटर अपॉइंट करता है तो इस केस में आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे सकते हो और काम चालू कर सकते हो। व्हाट इज ए कंडीशनल एक्सेप्टेंस? ओके कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऐसा है कि देखिए गवर्नमेंट के केस में काम बहुत सारा रहता है। अगर आप एनओसी के लिए वेट करोगे और टाइम लगेगा, ओके तब तक आप काम चालू, उसके बाद काम चालू करोगे बहुत लेट हो जाएगा। ओके शायद प्लानिंग में इशू आ जाए, रिस्क असेसमेंट में इशू जाए। इसीलिए इंस्टीट्यूट अपनी क्या बोलती है, गवर्नमेंट के ऑडिट में आप क्या करिए, गवर्नमेंट के ऑडिट में आप है ना कंडीशनल एक्सेप्टेंस दीजिए, यानी बोले मैं काम चालू करने को रेडी हूं लेकिन अगर एनओसी नहीं मिला या कुछ इश्यूज आए एनओसी की वजह से, ओके आई विल नॉट वर्क। ओके जी कंडीशनल एक्सेप्टेंस, यानी आप मतलब भेज दीजिए, मिले या नहीं मिले उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम चालू कर लीजिए। बाद में एनओसी में कुछ डिस्प्यूट आया तो आप रोक देंगे। ये सिनारियो, दिस इज व्हाट ए कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉज 8 इज देयर। मेरे ख्याल से क्लॉज 8 समझ में आया। तो क्लॉज 8 का कॉन्सेप्ट है एनओसी। तो सर ठीक है क्लॉज 8 समझ में आ गया सर। क्लॉज 9 इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्लॉज 8, खाली क्लॉज 8 में क्या था, एनओसी नहीं मिला तो आपने करना चाहिए, नहीं चाहिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्लॉज 9 बोलता है आप जब ऑडिटर एज बनोगे, कोई कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनोगे कंपनी के, आपने देखना चाहिए कि कंप्लायंस विद सेक्शन 139 140 किया है कि नहीं। यानी whenever you become an auditor, the relevant provisions of the company you should ascertain whether the compliance is with respect to that procedure has been done or not, and that is your clause 10. तो इसमें clause 9 sorry, clause 9 says if you accept an appointment as an auditor of a company without first ascertaining, वापस I am emphasizing ascertaining मतलब to verify whether it is certain, without ascertaining from it whether the requirement of section 225 of Companies Act 1956 पुराना वाला in respect of such appointment has been duly complied
कंप्लाइड, जो करंट में क्या है, the relevant provision are contained in 139 and 140 of Companies Act, and the council has notified that the provisions to be complied under this clause has been contained in this section of the act. यानी भाई एकदम क्लियर कट है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, लॉजिक सिंपल है कि क्लॉज 9 क्या अपन ने कंप्लाई किया है? क्लॉज 9 के लिए क्या बोला गया है? क्या कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस हुए हैं क्या? वो आप असर्टेन कीजिए। Now what is this meaning of ascertain? Ascertain का मतलब एकदम सिंपल है, to verify it is certain. Let give me an example. 139 140 के कंटेक्स्ट में क्या होगा? एग्जांपल, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हुई है और कैजुअल वैकेंसी की जगह मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, तो आई जस्ट नीड टू वेरीफाई कि बोर्ड इज ऑथराइज टू अपॉइंट मी और नॉट। ओके, बिकॉज नंबर ऑफ डेज पे आपको ध्यान रखना होगा। ओके, बोर्ड ऑथराइज है कि नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, बोर्ड ऑथराइज है तो रिजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं मेरे अपॉइंटमेंट का, रिजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं, ये सब चेक करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद क्लॉज 9। ओके, ठीक है। अगर पिछले ऑडिटर को निकाला गया था, उसकी जगह मुझे बुलाया हो, यानी उसका टर्म एंड नहीं हुआ था और उसको टर्म के पहले उसको निकाला गया है, तो मेरे को बताओ अगर टर्म के पहले निकाला गया तो स्पेशल नोटिस भेजनी जरूरी है, स्पेशल नोटिस ऑडिटर को भी देनी जरूरी है, उत्तर तो टाइम लिमिट में देनी जरूरी है, और उसको निकालने के बाद मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया जाना चाहिए। मेरे को यह एंश्योर करना है कि उसको जो निकाला था उसके लिए स्पेशल नोटिस और प्रोसीजर बराबर फॉलो किए कि नहीं। ये आप समझिए क्लॉज 9 से, एंड ये असर्टेन करना है। असर्टेन करना मतलब आपको रेजोल्यूशन, नोटिस, ओके, कितने दिन में मिला है उसका प्रूफ लेना होगा आपको। मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल बता सकता हूं। ऐसा होता है, हर कंपनी को कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशू करने पड़ते हैं। सीएस कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशू करता है। इसका मतलब क्या होता है? कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशू करते वक्त सीएस बोलता है, ओके, मैं बता रहा हूं कि भाई इस कंपनी ने सारे रिजोल्यूशन जो पास किए बराबर किए कि नहीं। ओके, ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, एमजीटी 14 जैसे पॉइंट रहते हैं, तो ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। ओके, जिसके बेसिस पे काम होता है। अब मैं क्लाइंट को पूछता हूं, क्लाइंट आपने बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया कि नहीं, आपने जनरल मीटिंग का रिजोल्यूशन पास किया कि नहीं, ये मेरे को बताइए। ओके, क्लाइंट बोलता है एक काम करना, सीएस का सर्टिफिकेट है जिसने बोला है कि ये सब किया हुआ है, फाइल किया हुआ है, देख ले तू। अब खाली सीएस का सर्टिफिकेट देख के काम नहीं करना चाहिए मालिक। यू नीड टू असर्टेन, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू शुड असर्टेन वेदर द रिजोल्यूशन हैज बीन प्रॉपर्ली पास्ड और नॉट। यानी आपने रिजोल्यूशन की कॉपी लेनी है, खाली कंप्लायंस सर्टिफिकेट के बेसिस पे काम नहीं हो सकता। इसीलिए वर्ड दिया है असर्टेनिंग, इसलिए आई एम एम्फसाइजिंग यू नीड टू वेरीफाई वेदर द थिंग्स आर सर्टेन और नॉट, यानी वो है कि नहीं है, ये देखना जरूरी है, एंड दैट इज क्लॉज 9। ओके, तो क्लॉज 9 क्या बोलता है? क्लॉज 9 139 एंड 140 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। 139 140 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं उसके अपॉइंटमेंट के पहले। ओके, यानी आपके सेक्शन के कंप्लायंस, यानी जो जिस बेसिस पे आपके अपॉइंटमेंट हुए हैं वो अपॉइंटमेंट बराबर हुआ है कि नहीं। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। तो भाई कंपनीज एक्ट के अपॉइंटमेंट तो 8वां और 9वां, ओके, एनओसी मिला है कि नहीं मेरे को, क्लाइंट मेरे पिछले सीए से, पिछले ऑडिटर से, और 9वां ओके 1 मेरे को अपॉइंट किया गया, उसके पहले सेक्शन के कंप्लायंस है 139 140 वो कंप्लाई किए कि नहीं। जैसे कैजुअल वैकेंसी हुई है तो बोर्ड के पावर है कि नहीं है, और निकाला गया तो स्पेशल नोटिस दिया था कि नहीं, ये सारा चीज देखना है। 10th क्या बोलता है? परसेंटेज के बेसिस पे फीस चार्ज नहीं कर सकते। सर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, आपने ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी फीस चार्ज करो, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन परसेंटेज और बेस्ड ऑन आउटकम विच इज कंटिंजेंट। क्योंकि क्या होगा, लॉजिकली आप है ना मैल प्रैक्टिसेस में एंटर कर सकते हो। एग्जांपल, ओके, एक क्लाइंट आता है, मेरे को बोलता है मेरे को रिफंड चाहिए, ओके, रिफंड प्लीज निकाल के दो ना, और मैं बोलता हूं एक काम करता हूं 10,000 का रिफंड है तेरा, ओके, जितना रिफंड निकालूंगा उसका 30% मेरा। 10 लाख का रिफंड है और जितना रिफंड निकालूंगा उसका 30% मेरा। क्लाइंट बोलता है ठीक है। अब डोंट यू थिंक मैं मैल प्रैक्टिसेस में एंटर करूंगा, मैं फ्रॉड में एंटर करने की कोशिश करूंगा? बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा जो अमाउंट है, मेरे को जो रेम्युनरेशन मिलने वाला है, मेरे को जो प्रोफेशनल फीस मिलने वाली है, ओके, जो मेरे को पैसे मिलने वाले हैं, इट इज बेस्ड ऑन सम कंटिंजेंट। तो कंटिंजेंसी है तो मैं कोशिश ये करूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा रिफंड निकाल सकूं, और वो उसके लिए मैं शायद ब्राइब्स में एंटर करूं, मैं कुछ मैल प्रैक्टिसेस में एंटर करूं। कुछ समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट क्लॉज 10 बोलता है। क्लॉज 10 बोलता है आप कितना भी कर लो, परसेंटेज के बेसिस पे फीस चार्ज नहीं करना, परसेंटेज के बेसिस पे फीस चार्ज नहीं करना। भारत माता की जय। समझ में आया मालिक? दैट्स इट। ओके, लेकिन कुछ कुछ केसेस है जिधर परसेंटेज पे फीस चार्ज होगी। सर एग्जांपल आप देखोगे तो लोन देते वक्त, ओके, क्लाइंट के लिए लोन का अरेंजमेंट करवाते वक्त अपन परसेंटेज पे फीस चार्ज करते हैं कि भाई 10 लाख का लोन हुआ तो भाई 1% मेरा, ठीक है, चलेगा। इसमें एक्सेप्शन की लिस्ट दी हुई है। अगर आप देखोगे मर्जर एंड एक्विजिशन में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करते हैं, तो जब डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है, वैल्यूअर होते हैं, वैल्यूअर रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं, तो वो परसेंटेज ऑफ जो भी वैल्यूएशन आता है उसका चार्ज करते हैं, चलेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केसेस में ओके परसेंटेज ऑफ कैपिटल का जो भी है वो चार्जेस करते हैं, चलेगा। अगर आपको मालूम है, थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि आप ये भी बन सकते हो, क्या नाम है उसका, रिकवरी एजेंट बैंक का। तो बैंक रिकवरी एजेंट को पैसे कैसे देगा? जितना रिकवरी करेगा उसका 5% तेरा।
तो चलेगा। ओके, एक्सेप्शन है। ये लोग क्या दे रहे हैं? ओके, ये लोग बता रहे हैं कि भाई ये नहीं, ये पैसे चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्शन, इस केसेस में आप परसेंटेज पे फीस चार्ज कर सकते हो। तो क्या है देख लेते हैं। क्लॉज 10 बोलता है ओके, सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही charges or offers to charge, accepts or offer to accept in respect of any professional employment fees which is based on percentage of profits or which is based contingent upon the findings or results upon such employment except as permitted under the any regulation। बस खत्म। आपने परसेंटेज या कंटिन्यूस आउटकम के पैसे बेसिस पे पैसे चार्ज नहीं करने चाहिए, खत्म स्टोरी, डिस्कशन मत करो। अब यहां पर ये आता है एक्सेप्ट परमिटेड। अब परमिटेड कौन से अगर आप देखोगे तो परमिशन आपको आगे स्क्रीन पे दिख रही है। ओके, आपको सारी परमिशन की लिस्ट मिल जाएगी। तो पहला ओके, लिक्विडेटर, आपको मालूम होगा लिक्विडेटर को पैसा परसेंटेज में मिलता है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर, पेड अप शेयर कैपिटल का जो कुछ परसेंटेज है, इनकम का परसेंटेज है, उस पर मिलता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर को, एक तो रिसीवर लिक्विडेटर, दूसरा ओके कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर, तीसरा मैंने बताया वैल्यूअर फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में जो कैलकुलेशन करते हैं कितना इंपैक्ट होगा क्या नहीं होगा, उसका वैल्यूअर। उसके बाद सर्टन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, अब इसमें सर्टन बताया तो सर्टन काउंसिल टाइम टू टाइम चेंज कर सकती है इसमें, यानी टाइम टू टाइम वो कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज लाएंगे जिसके नीचे वो लेके आ चुके हैं क्या क्या लाए, फंड रेजिंग सर्विसेज, लोन दिलवाना, उसका परसेंटेज, ठीक है। डेप रिकवरी सर्विसेज, ओके मैंने बोला ना रिकवरी कंसल्टेंट, वो चार्ज करेंगे। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, सर व्हाट इज द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन? कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी सर्विसेज है जहां पर मैं ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर एम्फसाइज करता हूं, यानी ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना कॉस्ट बचा सकती है, कॉस्ट कम कर सकती है ताकि प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो। जितना मैं कॉस्ट तुम्हारी बचाऊंगा, जितना मेरा कॉस्ट बचाने का होगा, जितने प्रोसेस में एफिशिएंट करूंगा, ओके जितना कॉस्ट बचेगा उसका परसेंटेज मैं चार्ज करूंगा, ओके दैट इज चलेगा, नो प्रॉब्लम। कॉस्ट ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड एनी अदर सर्विसेज। इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो टोटल क्या क्या है, पहला लिक्विडेटर, दूसरा ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा वैल्यूअर, चौथा फंड रेजिंग, पांचवा डेप रिकवरी एंड छठा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। बाकी जो भी एग्जांपल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या जो भी दिया हुआ है एक्सेट्रा है, मतलब काउंसिल को जब लगा और कुछ डालना तो डाल सकती है। तो 6 एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, दैट्स इट। ओके, एक्सेप्ट ये 6 चीजें, ओके यानी अगर आप देखेंगे तो आगे एक्सेप्शन की लिस्ट, ये नीचे मैं लिस्ट बनाते जा रहा हूं, अगर आप देखोगे तो 10-1-1 केस में अगर देखोगे तो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन एकदम क्लियर कट है। ओके, सबसे पहला ये लोग ने क्या बोला है, लिक्विडेटर, ओके नो इशू। दूसरा सिनारियो ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा वैल्यूअर, चौथा फंड रेजिंग सर्विसेज मतलब लोन देना, रेजिंग सर्विसेज। नेक्स्ट रिकवरी कंसल्टेंट, रिकवरी एजेंट, और उसके साथ में और एक कॉन्सेप्ट आ जाता है एंड दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर आपको याद रखना पड़ेगा, इसके अंदर आई कैन चार्ज ऑन परसेंटेज, बात खत्म। इसके अलावा कोई परसेंटेज चार्ज नहीं कर सकते, इसके अलावा चार्ज किया तो यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, बात खत्म। ओके, वापस ये सीए इन प्रैक्टिस की बात हो रही है, ठीक है मालिक। अगला क्लॉज 11 एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर तू अपना सीए इन प्रैक्टिस है ना, तू इसके अलावा तू कोई भी बिजनेस या ऑक्यूपेशन में जाएगा अदर देन प्रोफेशन ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, तू कोई बिजनेस या ऑक्यूपेशन में जाएगा अदर देन प्रोफेशन ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, अनलेस इट इज परमिटेड बाय काउंसिल, ओके भाई तू गिल्टी। वापस बोल रहा हूं, ओके यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी बिजनेस और प्रोफेशन अनलेस द प्रोफेशन ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, यानी तू सीए के प्रोफेशन में है तो सीए के प्रोफेशन में रहे, उसके अलावा कोई प्रोफेशन में नहीं जा सकता। ओके, वो है क्लॉज 11, अनलेस इट इज परमिटेड बाय काउंसिल। इसका मतलब है काउंसिल आपको परमिशन देता है, और दो तरह की परमिशन काउंसिल देता है, एक है जनरल परमिशन और एक है स्पेशल परमिशन। सर दोनों में फर्क क्या है? जनरल परमिशन मतलब काउंसिल बोलता है ओके मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, ये तू कर सकता है, ओके कर सकता है। जनरल परमिशन, जनरली परमिटेड, कोई जिसको जो करना है कर। स्पेशल परमिशन, मुझसे पूछ उसके बाद मैं ओके करूंगा, मेरे ओके करने के बाद वो काम कर, इज दैट पॉइंट क्लियर? प्लीज अंडरस्टैंड, जनरल परमिशन, स्पेशल परमिशन, जनरल परमिशन, स्पेशल परमिशन। जनरल जनरली ओके मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, स्पेशल काउंसिल से पूछो, अगर वो हाँ बोले तो ही कर सकते हैं। आप बिना पूछे ये काम कर रहे हो, ओके आप गिल्टी रहोगे। ओके, और इस केस में ओके ये क्लॉज कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस है डायरेक्टर बनने से रोकेगा नहीं, यानी एनी पर्सन कैन बिकम ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, नॉट एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, यानी एमडी और होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता। तू कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, तेरे को इंस्टीट्यूट को पूछने की जरूरत नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, वापस बोल रहा हूं, ओके ये क्लॉज ओके तुझे डायरेक्टर बनने से नहीं रोक सकता। हाँ, तू डायरेक्टर कौन सा नहीं होना चाहिए? एमडी या होल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ओके तो ये क्लॉज कहीं
कहीं से भी कोई भी सीए को डायरेक्टर बनने से रोकता नहीं है कंपनी का। हाँ, अनलेस अंटिल वो क्या हो, वो एमडी और होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, और वो कंपनी ओके तू उस कंपनी में ओके ऑडिटर नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है। अगर कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो डायरेक्टर नहीं बनना चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट आपको डिफाइन किया हुआ है, तो अगर आप देखोगे क्लॉज 11 तो पढ़ोगे तो समझ में सब आ जाएगा। ओके, इंगेज इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन प्रोफेशन ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल टू सो इंगेज। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। ओके, और अगर समझा होगा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट हियर इन shall disentitle a chartered accountant from being a director of a company, not being managing director or whole time director, unless he or any of his partner is interested in such company as an auditor. यानी आप कोई भी कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो, हमें रोक टोक नहीं है, लेकिन आप एमडी और होल टाइम डायरेक्टर मत बनना, और उस कंपनी में डायरेक्टर मत बनना जिसके अंदर आप या आपके पार्टनर ओके स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, मतलब ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बोला, ऑडिटर है, उस कंपनी का ऑडिटर है। ओके, यहां पर जनरल रेजोल्यूशन और स्पेसिफिक रेजोल्यूशन मतलब क्या? जनरल परमिशन, ओके, जनरल परमिशन ग्रांटेड जनरली, ओके, जनरली परमिशन ग्रांटेड जनरली। ये ए बी सी नहीं है, एक्चुअली ये ए होना चाहिए और ये बी होना चाहिए। तो जनरल परमिशन किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट अंडर सीए इन प्रैक्टिस, यानी आप किसी भी सीए इन प्रैक्टिस के अंदर नीचे एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हो, यानी यू कैन बिकम एन एम्प्लॉय ऑफ अनदर सीए इन प्रैक्टिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आप सीए इन प्रैक्टिस भी हो और किसी और सीए इन प्रैक्टिस के एम्प्लॉय भी बन रहे हो। प्राइवेट ट्यूटरशिप दे सकते हो, ऑथरशिप ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी आप होल्ड कर सकते हो। अटेंडिंग क्लासेस एंड अपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, पब्लिक इलेक्टिव ऑफिसर्स, एमपी एंड अदर थिंग्स वाले, ऑनररी ऑफिस लीडरशिप, ओके, चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के, नोटरी, पब्लिक जस्टिस ऑफ पीस, ओके, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है, बन सकते हो। पार्ट टाइम ट्यूटरशिप अंडर द कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर द कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट है। वैल्यूएशन ऑफ पेपर, ओके, पेपर सेटर, हेड एग्जामिनर, जो भी इंस्टीट्यूट के है वो, ओके, प्रोफेशनल जर्नल के एडिटरशिप बन सकते हो। एक्टिंग एज सर्वेयर और लॉस एसेसर इंश्योरेंस एक्ट के अंदर, एक्टिंग एज रिकवरी कंसल्टेंट बैंकिंग में, ओइंग एग्रीकल्चर लैंड एंड कैरिंग आउट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ओके, ये सब आप कर सकते हो सर, आप कर सकते हो, आपको इंस्टीट्यूट से पूछने की जरूरत नहीं है, रटना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ओके, ये आप देख लेना, पर लेकिन रटने वाला पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट है इसमें इंस्टीट्यूट से पूछने की जरूरत नहीं है मालिक। भारत माता की जय, एवरीबॉडी क्लियर? ओके, अब अगला पॉइंट है, यहां पर ये जो 9 केसेस है इसमें आपको इंस्टीट्यूट से परमिशन लेनी पड़ेगी फ्री करना। ओके, फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इन बिजनेस कंसर्न, ओके, कोई एम्प्लॉयमेंट करना है, फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इन नॉन बिजनेस कंसर्न, ठीक है। ऑफिस ऑफ एमडी और होल टाइम डायरेक्टर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, इंटरेस्ट इन फैमिली बिजनेस कंसर्न, इंटरेस्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पार्ट टाइम और फुल टाइम लेक्चरशिप फॉर कोर्सेज अदर देन रिलेटिंग टू इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन, कोई लेक्चरशिप इंस्टीट्यूट के अलावा, पार्ट टाइम और फुल टाइम ट्यूटरशिप अंडर एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर देन इंस्टीट्यूट, अपना इंस्टीट्यूट, एडिटरशिप ऑफ जर्नल अदर देन प्रोफेशनल जर्नल्स, ओके, एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन विच एग्जीक्यूटिव कमिटी कंसिडर दैट परमिशन में भी ग्रांटेड। इन शॉर्ट, ओके, एग्जांपल में समझ लो, ओके, मैं मिस्टर ए है, ओके, सीए इन प्रैक्टिस है, उसकी एक सीए फर्म है, ओके, उसको वो उसके जो क्लाइंट था वो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओके, बाद में उसको समझा कि टीसीएस में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, ओके, तो वो टीसीएस का एम्प्लॉय बन जाता है, टीसीएस का एम्प्लॉय बन जाता है 1 अप्रैल को, ओके, 1 अप्रैल को टीसीएस का एम्प्लॉय बन जाता है। प्लीज डू अंडरस्टैंड, ओके, और बट बिफोर बिकमिंग एन एम्प्लॉय, ओके, वो क्या करता है 31 मार्च को और एक पार्टनर रख लेता है ताकि वो फर्म संभाल सके। बट 1 अप्रैल को वो पार्टनर ही है, वो सीएन प्रैक्टिस ही है, पर 1 अप्रैल को एम्प्लॉयमेंट में आता है और 14 अप्रैल को वो इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करता है कि मैं टीसीएस में ज्वाइन किया। इज ही गिल्टी और नॉट गिल्टी? गिल्टी, बिकॉज ही इनटू एम्प्लॉयमेंट, ओके, एम्प्लॉयमेंट इन ए बिजनेस कंसर्न, ही इज इनटू एम्प्लॉयमेंट इन बिजनेस कंसर्न्स। आपको समझना जरूरी है, यानी अगर सर इसका मतलब मैं एम्प्लॉय बन ही नहीं सकता, बन सकते हो, परमिशन ऑफ आईसीआई। सर ऐसा कैसे? मतलब मैं सीएन प्रैक्टिस भी हो, एम्प्लॉय भी बन सकता हूं? देखो, आईसीआई सब पॉइंट्स देखेगी, आपको ये एम्प्लॉयमेंट की जरूरत क्यों है, आप एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे क्या प्रैक्टिसिंग में टाइम दे पाओगे, या आपका कोई पार्टनर है जो संभाल पाएगा, आप किस तरह से मैनेज करोगे, ये सारे फैक्टर्स काउंसिल कंसीडर करती है, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये आपको समझना है, यहां पर है ना, ये सारी चीजें नहीं कर सकते ऐसे मैंने बोला ही नहीं, ये कर सकते हैं लेकिन परमिशन लेके। अगर मैं ऐसा बोलता हूं 1 अप्रैल को उसने परमिशन ली और 10 अप्रैल को परमिशन आ गई और 14 अप्रैल को उसने एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया, उसने 14 अप्रैल को एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया, गिल्टी या नॉट गिल्टी? नॉट गिल्टी, खत्म स्टोरी। ओके, लेकिन अब उसका एग्जांपल दूसरा लेते हैं, मैं सीएन प्रैक्टिस हूं और मेरी एटीएन कंपनी फर्म है, ओके, मैं पीडब्ल्यूसी में एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा हूं, ओके, मुझे काउंसिल से पूछने की जरूरत है? आंसर इज नो। रीजन सिंपल है, बिकॉज आई कैन बी इन एम्प्लॉयमेंट अंडर सीएन प्रैक्टिस, दूसरे सीएन प्रैक्टिस के साथ में जा सकता हूं, यानी मैं प्रैक्टिसिंग सीए और साथ में किसी और सीए के पास एम्प्लॉयमेंट भी कर सकता हूं, दोनों प्रैक्टिसिंग चलेगा, नो प्रॉब्लम। आपको पूछने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है इंस्टीट्यूट को, जनरली है, जनरली इंस्टीट्यूट बोलता है ठीक है ना यार, ये मेरे को इंटीमेट मत कर, ये अपने आप तू खुद डिसीजन ले ले, तू डिसाइड कर ले, ओके, बट नीचे वाले पॉइंट्स में मेरे पास आ, ओके, तो याद रखना, ओके, ऑक्यूपेशन अदर देन सीए, तो 11 याद रखना, 11वां ऑक्यूपेशन अदर
देन सीए। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, ओके, जिसको तो मेरे ख्याल से दिमाग थोड़ी करने की जरूरत नहीं है, इजी है। अगर आपने किसी और को पीएनएल बैलेंस शीट साइन करने को बोला जो ऑडिटेड है, ओके, क्लॉज 12 allows a person not being a member of institute in practice or a member not being his partner to sign on his behalf or behalf of the firm any balance sheet, P&L और रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। काम खत्म। यानी आपने जिसको भी साइन करने देनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या रिपोर्ट, ओके, जो भी साइन करनी है वो या तो कोई दूसरा मेंबर इन प्रैक्टिस कर सकता है या जो मेंबर आपका पार्टनर है, ओके, पार्टनर है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, ये पॉइंट है, जो आपका पार्टनर है, बट इसमें याद रखना, ओके, जो भी पार्टनर होगा वो साइन कर सकता है, तो इसलिए साइनिंग ऑफ रिपोर्ट। ओके, ये यूजुअली इस केसेस में क्या होते हैं, ओके, एग्जांपल अभी आज ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है और मैं कहीं पर और था, ओके, तो मेरे पास है ना, एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, एक क्वेश्चन कॉमन है, सीए हरी उत्तराखंड में गया हुआ था और उस टाइम पे वो गया था और उस टाइम पे 20 अप्रैल को उसको एक ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी थी, लेकिन वो उस टाइम पे उत्तराखंड में अटक गया था। तो उसने एक सीए हरी का एक एम्प्लॉई है जो सीए ही है, उसका एम्प्लॉई है, पर ओके, उसको बोला साइन करने, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वो किसी मेंबर हु इज इन प्रैक्टिस या जो सीए उसका पार्टनर है, मेंबर जो उसका पार्टनर है, वही उस रिपोर्ट को साइन कर सकते हैं। यानी इवन अगर मैं किसी एम्प्लॉई, जो मेरा एम्प्लॉई है जो सीए है, जो एम्प्लॉई है सीए है, अगर मेरा एम्प्लॉय सीए है तो डेफिनेटली वो प्रैक्टिस में, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस में हूं, तो वो उसको भी मैं परमिट नहीं कर सकता बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट साइन करने। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। तो आई नीड टू एंश्योर, इन शॉर्ट एक ही लाइन में बोलूं तो मेरे पार्टनर, मैं या मेरा पार्टनर, वही ओके ऑडिट रिपोर्ट्स यानी बैलेंस शीट, पीएनएल, सर्टिफिकेशन साइन कर सकता है, बाकी कोई साइन नहीं करेगा। इन शॉर्ट ये पॉइंट आता है क्लॉज 12 का। तो 12 का पॉइंट है आपका साइनिंग का, यहां पर काम खत्म हो गया पार्ट 1। तो फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1, ओके, पार्ट 1 वी हैव कंप्लीटेड। तो एक बार फटाफट मैं रिपीट कर देता हूं ताकि मैं सेकंड इस पे जाऊं, क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में ज्यादा कोई पॉइंट नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट बहुत फटाफट वाले पॉइंट है। ओके, तो एक बार फटाफट बात कर लेता हूं सीए इन प्रैक्टिस के लिए पार्ट 1 में क्या क्या है। ओके, सबसे पहला, यू अलाउ सीए अनदर पर्सन टू प्रैक्टिस इन योर नेम। सेकंड, पे और एग्रीज टू पे। थर्ड, एक्सेप्ट और एग्रीज टू एक्सेप्ट। चौथा, ओके, एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पांचवा, सिक्योर, लेना वर्क। छठा, सॉलिसिट, ओके बॉस, ओके, कुछ ऐसे बताना जिससे मैं काम मेरे पास आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्टाइज, अपनी हवा करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ये करने के बाद, ओके, एडवर्टाइज करने के बाद एनओसी लेना और सेक्शन 139 140 का कंप्लायंस नहीं करना। एनओसी नहीं लिया होगा या सेक्शन 139 140 का कंप्लायंस नहीं किया होगा, और इसके साथ आपने परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज की होगी। उसके बाद लास्ट दो कॉन्सेप्ट आते हैं आपके। एक है, आप कोई दूसरे ऑक्यूपेशन में आए हो अदर देन सीए। आप क्या बन सकते हो? डायरेक्टर ऑफ कंपनी बन सकते हो, लेकिन एमडी और फुल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते, और उस कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते जिसमें आपका पार्टनर एज ए ऑडिटर है। ये पॉइंट अपने ध्यान में रखना है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है दैट यू शुड नॉट अलाउ एनी अदर पर्सन टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट अनलेस दैट पर्सन इज ए मेंबर इन प्रैक्टिस एंड ही इज ए पार्टनर। ओके, तो दोनों कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखना है। ओके, ये हो गया तेरा क्लॉज 12 तक। तो ये हो गया फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1। पार्ट 1 होने के बाद आपको आता है पार्ट 2। मानिक, पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट क्या आता है? पार्ट 2 इज एप्लीकेबल फॉर सीए इन सर्विस। अब यहां पर है ना, दिमाग थोड़ी मत करना, ये दोनों पॉइंट इधर रखना, ये इसका फर्स्ट पॉइंट, ये इसका दूसरा पॉइंट। यानी यहां पर पार्ट 2 में, ओके, क्या बोला हुआ है? सीए इन सर्विस अगर कुछ पेमेंट करता है, अगर पे करता है या एग्री टू पे करता है, सर इसका मतलब क्या? एग्जांपल मेरे को बताओ, सीए इन सर्विस क्यों पे करेगा या एग्री टू पे करेगा? रीजन सिंपल है, ओके, उसको जॉब सिक्योर करना है। यूजुअली अगर किधर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है और उसको जॉब सिक्योर करनी होती है, इसलिए वो कुछ पे करता है, किसी को कमीशन या शेयर, ब्रोकरेज, अगर वो पे करता है या एग्री टू पे करता है, ओके, ही इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर, ओके, पार्ट 2 फर्स्ट क्लॉज। यानी क्लॉज मतलब अगर आप देखोगे फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 1, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 1, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 1। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1, ओके, 1 फर्स्ट शेड्यूल, 2, ओके, एंड 1 to 1 मतलब फर्स्ट शेड्यूल, ओके, पार्ट 2 क्लॉज 1। ओके, और उसी तरह, ओके, अपने एम्प्लॉयमेंट में अगर वो एक्सेप्ट या एग्री टू एक्सेप्ट करेगा, ओके, एग्री टू एक्सेप्ट करेगा, ओके, तो भी जाएगा। सर ये एग्री टू एक्सेप्ट किससे कर सकता है? एग्री टू एक्सेप्ट फ्रॉम सीए, लॉयर, इनसे। यानी एग्जांपल देखो, अगर मैं सीए इन सर्विस हूं, एचडीएफसी बैंक में काम कर रहा हूं और मुझे मालूम है एचडीएफसी बैंक में अभी लॉयर की जरूरत है, ओके, या सीए और एक सीए की जरूरत है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मैं तो उधर जॉब में हूं, ओके, सीए को स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जरूरत है। अब मैं किसी एक सीए, मेरा जो एक दोस्त है, उसको मैंने बताया कि एक काम कर, तू इधर बन सकता है, और मैं उधर काम करवाता उसका, और उसके लिए मैं उससे परसेंटेज लेता हूं, ओके, नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट अ स्ट्रक्चर दिस वन। ओके, तो यहां पर तो कुछ है ही नहीं, सीए इन सर्विस में तो करना ही नहीं है। यहां पर तो भी आपको एक्सेप्शन थे कि इनसे कर सकते हो, इनसे नहीं कर सकते हो, इनको दे सकते हो, इनको नहीं दे सकते हो, इधर का नहीं।
आपको जो जॉब मिलनी चाहिए वो सिर्फ आपकी बदौलत मिलनी चाहिए, और आप किसी को दो तो इज्जत रखो भाई, अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करो। ओके, आपको कोई ग्रेटिफिकेशन, आपको कोई ओके कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए लॉयर बोलेगा एक काम करो, मेरे को वो जो आपके एचडीएफसी बैंक में केस हो रहा है ना उसके लिए मुझे अपॉइंट कर लो, ओके मैं आपको एक कार दे दूंगा। तो बोलेगा सर मैं तो कुछ ले नहीं रहा हूं, मैं पैसा नहीं ले रहा हूं, मैं कार ही ले रहा हूं। ओके, नहीं चलेगा। यही पॉइंट क्लॉज 2 बोलता है। दैट्स इट। ये दोनों क्लॉज देख लीजिए। ये है पार्ट 2 के। पार्ट 2, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। Professional misconduct in relation to member of institute in service. Okay, pay or allows or agrees to pay directly or indirectly to any person any share in emoluments of any employment undertaken by him. यानी अगर वो किसी को देता है, ओके कोई भी उसके पैसे जो मिलने वाले हुए एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, तो भाई गिल्टी होगा। Clause 2, accept or agrees to accept any part of fees, profits or gains from a lawyer, CA or broker engaged by such company, firm or person or agent or customer of such company, firm or person by way of कमीशन और ग्रेटिफिकेशन। यानी आपके जो बॉस है, आपका जो बॉस है या बॉस के भी कस्टमर है, उनके लिए भी अगर तुमने ये 3 जन के लॉयर, सीए या ब्रोकर का कुछ किया, आप कोई कमीशन नहीं लोगे या ग्रेटिफिकेशन नहीं लोगे। मैंने ग्रेटिफिकेशन बोला ना, ओके गाड़ी वाड़ी दे दी, नहीं चलेगा भाई, खत्म स्टोरी। ओके दैट्स इट। ओके सो ये दोनों पॉइंट है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो पार्ट 2 इज नथिंग बट ओके क्लॉज 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फर्स्ट पार्ट और क्लॉज 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फर्स्ट पार्ट। दैट्स इट, खत्म स्टोरी। तो ये दोनों ऊपर नीचे है, बस ये खाली ये सर्विस के लिए एप्लीकेबल है मेरे ख्याल से मालिक। क्लियर। ओके अब आते हैं अपने इसमें पार्ट 3। तो पार्ट 2 खत्म हो गया मालिक, पार्ट 3 वाला सिनेरियो याद रखिए। पार्ट 3 इज फॉर जनरल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जनरली, यानी इट कैन बी एप्लीकेबल टू सीए इन प्रैक्टिस, इट कैन बी एप्लीकेबल टू सीए इन सर्विस। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सीए इन प्रैक्टिस को ही एप्लीकेबल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सीए इन सर्विस को एप्लीकेबल है। तो सर इसमें क्या क्या पॉइंट है? इसमें एकदम इजी पॉइंट है, देख लीजिए। मैं एफसीए नहीं हूं और मैं एफसीए बता रहा हूं। ओके ये आपका पहला क्लॉज। नॉट बीइंग ए फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट, एक्ट एज ए फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट। मैंने बताया था एफसीए से फायदा क्या होगा, इट्स ओनली अबाउट रेम्यूनरेशन, आप परसेंटेज ऑफ फीस जो चार्ज कर पाओगे। ओके आप एफसीए नहीं हो, आप एसीए हो और आप बता रहे हो एफसीए, तो आप क्लॉज 1 पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल के अंदर गिल्टी पाए जाओगे। क्लॉज 1 पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ओके तो याद रखना 131 मतलब ओके फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 क्लॉज 1। ओके और दूसरा होगा 132 फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 क्लॉज 2। और ये क्या बोलता है, ओके आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी किसको सर, आईसीआई या काउंसिल या जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी है, क्वालिटी रिव्यू है या पीयर रिव्यू है, उस बोर्ड ने आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मंगाई या आपको कुछ बोला कंप्लाई करने के लिए और आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी या आपने वो कंप्लाई नहीं किया, तो आप क्लॉज 2 में गिल्टी पाओगे। Okay, requirement asked by ICI, okay, council, any of it committee, director, discipline, board of discipline, disciplinary committee, quality review board और other appellate authority, जो भी रहेंगे, इन्होंने आपसे कोई इंफॉर्मेशन मंगाई या आपको कुछ कंप्लाई करने के लिए बोला, आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मंगाई या आपसे कुछ कंप्लाई करने के लिए बोला, आपको बताया कि ये कंप्लाई करो और आप नहीं करते हो, तो आप क्लॉज 2 के अंदर जाओगे। ओके क्लॉज 2 कौन सा पार्ट का, पार्ट 3 का और शेड्यूल 1 का। तो फर्स्ट शेड्यूल ओके पार्ट 3 क्लॉज 2। ओके तो वापस आते, क्लॉज 1 क्या बोला, फेलो नहीं है और तू फेलो बता रहा है। क्लॉज 2 क्या बोला, तू कंप्लाई नहीं कर रहा है या इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, किसको, आईसीआई को। आईसीआई जब मैं बोल रहा हूं तो आगे वाला पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। और पॉइंट 3 है, जब तू एडवर्टाइज कर रहा है या जब तू सॉलिसिट कर रहा है, जब तू एडवर्टाइज कर रहा है या जब तू सॉलिसिट कर रहा है, ओके यानी पॉइंट टू बी नोटेड। ओके अगर आपको याद होगा एडवर्टाइज कर रहा, सॉलिसिट करना मतलब क्या, ओके अगर आपको याद होगा क्लॉज 6 और क्लॉज 7 ऑफ फर्स्ट पार्ट, ओके व्हेन यू कैन एडवर्टाइज एंड व्हेन यू सॉलिसिट। एग्जांपल उसमें राइट अप दे सकते हो, टेंडर्स के लिए इंफॉर्मेशन दे सकते हो ना मालिक, टेंडर्स दे सकते हैं ना अपन, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ना। अगर रिस्पॉन्ड करते वक्त आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत दी होगी, आपको मालूम है वो इंफॉर्मेशन गलत है और आपने वो इंफॉर्मेशन गलत दी होगी, ओके तो आप क्लॉज 3 के अंदर जाओगे। ये पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है। व्हाइल इनवाइटिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट और व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स और इंक्वायरीज व्हाइल एडवर्टाइजिंग थ्रू राइट अप एनीथिंग एज प्रोवाइडेड इन 6 and 7 ओके गिव्स इंफॉर्मेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स। अगर आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो आप गए, लग गई भाई, लग गई। ओके इन शॉर्ट ओके अगर पार्ट 3 में 3 पार्ट क्या क्या है, पार्ट 3 में 3 पॉइंट है, 3 क्लॉजेज है। पहला क्लॉज ये बोलता है तू एफसीए नहीं है, तू एफसीए नहीं है और तू बता रहा है एफसीए है, तुझसे कोई इंफॉर्मेशन मंगाई या कुछ कंप्लाई करने के बोला और तूने नहीं दिया या नहीं किया, ओके आईसीआई का इसमें। और लास्ट पॉइंट अगर तुझे याद होगा 611 और 711, ओके ये 2 पॉइंट में आपने जो इंफॉर्मेशन सबमिट की वो फॉल्स है। यानी 611 इधर जो था सॉलिसिट करते वक्त या एडवर्टाइज करते वक्त, जिसमें आपको परमिटेड सोर्स परमिटेड था कि टेंडर को रिस्पॉन्ड करो, राइट अप दे सकते हो, ये सब दे सकते हो, और उस टाइम पे आपने जो इंफॉर्मेशन दी, ओके आपने वो इंफॉर्मेशन फॉल्स दी है, तो आप गिल्टी पाए जाओगे क्लॉज 3 में।
मेरे ख्याल से मालिक इधर तक क्लियर है। ओके, सो यहां तक की कहानी मेरे ख्याल से आपके दिमाग में जानी चाहिए मालिक। ओके, सो ये स्टोरी आपकी हो जानी चाहिए पार्ट 3 में। तो जनरली एप्लीकेबल टू जनरली, यानी दिस इज एप्लीकेबल टू आइदर सीए इन प्रैक्टिस ऑल्सो, सीए इन सर्विस ऑल्सो। डेफिनेटली थर्ड पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल, थर्ड क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सीए इन सर्विस, दैट फॉर श्योर, वो सीए इन प्रैक्टिस ही होगा। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड ओके, ये आपको सीए इन सर्विस भी एप्लीकेबल है, तो आपको ध्यान रखना होगा। एंड अदर मिसकंडक्ट में तो एकदम क्लियर कट है। ओके, ज्यादा हेडेक ही मत करना। अदर मिसकंडक्ट में अगर आपको कोई सजा हुई है ओके, आपको सिविल या क्रिमिनल कोर्ट ने सजा दी है और लेस देन 6 मंथ्स की सजा हुई है, ओके, और इक्वल टू 6 मंथ्स, यानी नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, ओके, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स या उससे कम की सजा हुई है, ओके, आप गिल्टी हो पार्ट 4 में फर्स्ट पॉइंट पे। अब ये सजा आपको किस कारण हुई इसका डिस्कशन ही नहीं है। ओके, ये नहीं है कि प्रोफेशनल में कुछ गड़बड़ की है इसलिए मुझे सजा हुई है, इससे कोई लेना नहीं। अगर आपको इंप्रिजनमेंट हुआ है ओके, और वो 6 महीने से ज्यादा नहीं, आप गिल्टी पाए जाओगे पार्ट 4 में। ओके, डोंट यू थिंक सर इट इज ऑल्सो डिसेबिलिटी ऑफ मेंबरशिप? आंसर इज यस। लेकिन वहां पर कोर्ट दिया था और वहां पर मोरल टर्पिट्यूड दिया था अंकल, मोरल टर्पिट्यूड। ओके, यहां पर कोई डिस्कशन मोरल टर्पिट्यूड कुछ नहीं है। आपको अगर सजा दी गई है और 6 महीने से कम की है, तो इसका मतलब सर 6 महीने से ज्यादा की सजा मिली तो चलेगा क्या? मतलब जिंदगी जी सकते, मतलब अपन ने जज को बोलने का 6 महीने से ज्यादा दे, जंपे अगर 6 महीने से ज्यादा हुई ना, ओके, सेकेंड शेड्यूल सबसे वर्स्ट याद होगा तो देखो, फर्स्ट शेड्यूल में अगर गिल्टी पाए गए तो 1 लाख ही था और 3 महीने के लिए नाम निकाला जा सकता है। सेकंड शेड्यूल में अगर आप गिल्टी पाए गए तो 3 महीना लिमिट नहीं है, कितने महीनों तक या परमानेंटली भी नाम निकाला जा सकता है, और साथ में 5 लाख सजा थी, 5 लाख की पेनल्टी थी। तो अगर ग्रेटर देन 6 मंथ है तो यहां पर पार्ट सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 के अंदर ओके, सिविल और क्रिमिनल इंप्रिजनमेंट फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ओके, अब सेकंड शेड्यूल में पार्ट 3 के अंदर क्लॉज 1 के अंदर गिल्टी पाए जाओगे। दैट्स इट। ओके, तो ये हो गई आपकी पहला पॉइंट। और इसकी वजह से, और इसमें दूसरा और एक क्या पॉइंट है, तेरी वजह से डिसरिप्यूट आया, किसके लिए? आईसीआई पे। ओके, तेरी वजह से डिसरिप्यूट आया, और अगर आप ये समझोगे तो इसमें एक्सेट्रा वाले पॉइंट जा सकते हैं। तुम्हारी वजह से इंस्टीट्यूट पे एग्जाम आ रहा है, बोला जा रहा है कि अरे भाई देखो ये इंस्टीट्यूट का ऐसा मेंबर है, ओके, डिस्ट्रीब्यूट नहीं लाना। इसीलिए आपको बहुत बार बोला जाता है कि सोशल मीडिया पे आप कुछ कम मतलब अपडेट करते वक्त बहुत ध्यान में रखो, आपकी वजह से इंस्टीट्यूट पे डिस्ट्रीब्यूट आ सकता है, आपकी वजह से इंस्टीट्यूट पे ये सारी चीजें, ओके, इस पे ज्यादा मैं पंचायती डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन लॉजिकली आप ध्यान रखना, आपकी वजह से इंस्टीट्यूट पे डिस्ट्रीब्यूट किसी भी कारण से, प्रोफेशनल कारण से नहीं, किसी भी कारण से आता है, तो भाई इंस्टीट्यूट आपके अगेंस्ट पार्ट 4 में क्लॉज 2 के अंदर लेगी। एंड दिस इज योर फर्स्ट शेड्यूल। ये हो गई कहानी फर्स्ट शेड्यूल की। अगर फर्स्ट शेड्यूल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फर्स्ट शेड्यूल की कहानी एकदम इजी है, तो बात करते हैं फटाफट फर्स्ट शेड्यूल में। ओके, उसके बाद ये क्लोज होने के बाद सेकंड शेड्यूल, और सेकंड शेड्यूल में भी बता दूं, ओके, पार्ट 1 में ही अपने लिए हेडेक है, बाकी कुछ भी नहीं, हेडेक भी नहीं है, मतलब दिस इज समथिंग डायरेक्ट आंसर जो अपने को कंक्लूड करना होगा, ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा। बस आपका फर्स्ट शेड्यूल में क्लॉज 5, 6, 7, 8 ये थोड़े पंचायती वाले क्लॉजेज है, मतलब केस लॉज बहुत सारे हैं। ओके, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ओके, मेक इट श्योर क्या क्या है। पार्ट 1 अलाउड टू प्रैक्टिस, मैं फटाफट बोल रहा हूं। ओके, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ओके, पहला पार्ट 1 के 12 क्लॉजेस। पहला अलाउड टू प्रैक्टिस इन योर नेम, सेकंड एग्री और एग्रीज टू पे, थर्ड एक्सेप्ट और एग्रीज टू एक्सेप्ट, फोर्थ आपने क्या किया है, पार्टनरशिप एंटर किए, फिफ्थ यू हैव सिक्योर्ड द वर्क, सिक्स्थ आपने सॉलिसिट किया, सेवेंथ आपने एडवर्टाइज किया, एट्थ आपने एनओसी नहीं दिया, नाइन्थ आपने सेक्शन 139 140 का कंप्लायंस नहीं किया, 10th आपने ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज के बेसिस पे चार्जेस किए या कंटीजेंट पे चार्जेस किया, 11th आपने अदर देन सीए के बिजनेस में एंटर किए, एंड 12th ओके आपने किसी और को साइन करने दिया, ओके, बैलेंस शीट, पीएनएल एंड अदर थिंग्स। ओके, पार्ट 2 में 2 क्लॉजेज है। क्लॉज 1 बोलता है ओके जो उधर का पॉइंट था, तो आपने एग्री किया, एक्सेप्ट टू एग्री पे और एग्री टू पे किया, या 2 ओके आपने एक्सेप्ट किया, एग्रीज टू एक्सेप्ट किया, जहां पर लॉयर, ब्रोकर या सीए से। ओके, पार्ट 3 में 3 चीजें थी, पार्ट 3 में 3 क्लॉजेस थे, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। क्लॉज 1 बोलता है एफसीए नहीं था, एफसीए है। ओके, इंस्टीट्यूट ने तुझसे इंफॉर्मेशन मंगाई, वो नहीं दी, तुझे कुछ कंप्लाई करने बोला, वो तूने किया नहीं। एंड थर्ड पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आपको एडवर्टाइज करना था, सॉलिसिट करना था, और वहां पर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, ओके गए। ओके, क्लॉज 3 में जाओगे, और पार्ट 4 आपका लास्ट सेट है जिसके अंदर 2 क्लॉजेज है। पहला क्लॉज है 6 महीने से नीचे की सजा, और दूसरा क्लॉज है आपने कुछ इंस्टीट्यूट पे डिस्ट्रीब्यूट लाया। ओके, आप शेड्यूल्स के अंदर फंस जाओगे। ओके, सो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, एंड दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर कैन वर्क। तो भाई अदर मिसकंडक्ट
इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट जनरली, ये भी क्लोज हो जाता है। ओके, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू योर सेकंड शेड्यूल, एंड सेकंड शेड्यूल अभी वापस अपने लिए तोड़ चालू होता है। ओके, तो सेकंड शेड्यूल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेकंड शेड्यूल अपने को ध्यान रखना होगा। जब मैं सेकंड शेड्यूल की बात करूंगा तो ऑलमोस्ट अभी अपन जहां पर जा रहे हैं, तो सेकंड शेड्यूल में अपने पास टोटल 3 पार्ट है, जिसमें से पार्ट 3 ऑलरेडी कवर हो चुका है, बिकॉज पार्ट 3 में एक ही क्लॉज है जो अपन ने कर दिया है। यानी आपको कितने पार्ट करने बाकी है? 2 ही पार्ट करने बाकी है। कौन से 2 पार्ट है? पार्ट 1 सीए इन प्रैक्टिस एंड पार्ट 2 जनरली एप्लीकेबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ओके, व्हिच कैन बी सीए इन सर्विस और सीए इन प्रैक्टिस। ओके, तो पार्ट 1 में अगर देखा जाए तो यहां पर सर कितने क्लॉज रहेंगे? यहां पर टोटल 10 क्लॉज है। 10 क्लॉज की लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी और इजी पॉइंट है, कोई ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा। ओके, तो आप ध्यान रखना, घाई नहीं करते, एकदम आराम से देख लो। ओके, इसमें स्ट्रक्चर वाइज और वंस दिस इज ओवर, इसके बाद सिर्फ गाइडलाइंस आपको ध्यान में रखने होंगे। ओके, घाई नहीं मतलब मैं किस कंटेक्स्ट में घाई नहीं बोल रहा हूँ, स्पीड तो रहेगा मेरा मालिक, बिकॉज उसके बिना नहीं तो एक क्रैश कोर्स या मैं उस स्ट्रक्चर में रिवीजन के फॉर्मेट में जा ही नहीं पाऊंगा। ओके, तो स्पीड में रहेगा। घाई मतलब किसे, मतलब आप मिस मत करो कुछ पॉइंटर्स मिस मत होने दो। पॉइंटर मिस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको वापस बोला, आपका सारा मॉड्यूल का एक एक पॉइंट सब कुछ कवर्ड है इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो मिस हुआ रहेगा मालिक। तो मेक इट श्योर आपके दिमाग में क्लियर है। तो बात करते हैं सेकंड शेड्यूल की। सेकंड शेड्यूल में पहला मिसकंडक्ट क्या है? ओके, एकदम सिंपल है। आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन करते वक्त आपको इंफॉर्मेशन कुछ मिलती है जो कि क्लाइंट की होती है, आपने वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए अनलेस क्लाइंट का कंसेंट मिला हो, या ओके आपको कहीं लॉ या रेगुलेशन की वजह से आपको डिस्क्लोज करना पड़ रहा है। प्लीज डू अंडरस्टैंड, क्लियर कट है, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है भाई। क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते वक्त आपको क्लाइंट की सर्टेन इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन आपने शेयर नहीं करनी चाहिए अनलेस क्लाइंट का कंसेंट है या आपको लॉ एंड रेगुलेशन है। ओके, इस केस में अगर आपको क्लाइंट का कंसेंट नहीं था या लॉ रेगुलेशन नहीं था और आपने ये इंफॉर्मेशन शेयर की, ओके आप गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होंगे। कौन से शेड्यूल में? सेकंड शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्लॉज में। तो फर्स्ट क्लॉज ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड शेड्यूल। ओके, तो सेकंड शेड्यूल जो मेन रखो, याद रखो, उसका पार्ट 1 और उसका फर्स्ट क्लॉज। ओके, डिस्क्लोज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आप देखोगे सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 1। देखिए, डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू एनी पर्सन अदर देन हिज क्लाइंट, सो एंगेजिंग हिम विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज क्लाइंट और अदरवाइज देन रिक्वायर्ड बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी 2 केसेस में वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है। 2 केसेस में वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है। व्हाट आर द 2 केसेस वेयर इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज? व्हाट आर द 2 केसेस? नरेंद्र का फोन आया हुआ है। ओके, आई विल डिस्कस विद हिम, मतलब कुछ रहेगा। ओके, अपना पंटर जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था 2 दिन पहले। ओके, 2 केसेस में अपन डिस्क्लोजर दे सकते हैं। कौन से 2 केसेस में डिस्क्लोज दे सकते हैं? एक तो कंसेंट ऑफ क्लाइंट आना चाहिए और दूसरा ओके लॉ बोलता है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें इन लोग ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिए, क्लैरिफिकेशन अच्छे से रखिए। अब मेरे को बताओ, अगर मेरा क्लाइंट बोल रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, किसका? क्लाइंट का। प्लीज समझो, क्लाइंट बोल रहा है मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो। प्लीज समझो, ये एग्जांपल समझो। क्लाइंट बोल रहा है मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो। अब मैं क्लाइंट का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा और मैं इनकम टैक्स अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन दूंगा। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो क्लाइंट ने मुझे दी है कि भाई इतना टर्नओवर है, इतना इतना ये है, इतना टैक्स आ रहा है, और मैंने वो इंफॉर्मेशन दी इनकम टैक्स अथॉरिटी को। अब यहां पर आप समझो, यू आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद इनकम टैक्स अथॉरिटी, बट दिस इज अ डीम्ड कंसेंट। डीम्ड कंसेंट, इसमें फिजिकल कंसेंट। अरे मेरे को क्लाइंट से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा इंफॉर्मेशन मोड अपलोड करो। इंगेजमेंट ही ऐसा है कि इसमें डीम्ड कंसेंट मिल रहा है। इंगेजमेंट ही ऐसा है कि इसमें डीम्ड कंसेंट मिल रहा है। समझ में आया? तो इस केस में तो आप शेयर करोगे तो आप गिल्टी नहीं पाए जाओगे। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर है, फ्रीज करें। दूसरा सिनारियो, अगर आपको मालूम पड़ रहा है कि यहां पर कुछ कंसेंट ऑफ क्लाइंट लगेगा, जहां पर मुझे कुछ शेयरिंग नहीं करना है थर्ड पार्टी से, लेकिन बाद में कुछ शेयर करना पड़ रहा है, कंसेंट ऑफ क्लाइंट रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, यानी क्लाइंट बोल रहा है कि अरे अमित एक काम करो, बैंक को है ना ये इंफॉर्मेशन दे दो। अब ये बैंक को इंफॉर्मेशन देना है, इसमें मेरे एंगेजमेंट का कुछ हिस्सा नहीं है, प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं है मेरी, ले तो फिर इस केस में मेरे को क्लाइंट का ईमेल चाहिए कि आई शुड शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू बैंकर्स, देन ओनली आई शुड शेयर। उसके बिना शेयर कर दिया, यू आर गिल्टी। कंसेंट, एक्सप्रेस कंसेंट चाहिए मालिक, एक्सप्रेस कंसेंट चाहिए। एंड प्लीज मेक इट क्लियर, आपके दिमाग में क्लियर रखे, ये चीज मैंने ऑडिट में क्लियर कर समझाई है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग पेपर एंड इंफॉर्मेशन। टू शेयर द वर्किंग पेपर इज योर नॉट योर ड्यूटी, टू शेयर द इंफॉर्मेशन इज योर ड्यूटी। कंसेंट मिलने के बाद भी आप सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, वर्किंग पेपर शेयर करना नहीं करना ये आपकी अथॉरिटी, बिकॉज वर्किंग पेपर आपकी प्रॉपर्टी है मालिक। यहां पर द एम्फसाइज इज ऑन इंफॉर्मेशन। तो मेक श्योर ओके वेदर आई शुड कंसेंट, अगर क्लाइंट देता है या क्लाइंट फोर्सफुली बोलता है कि भाई आपने शेयर करना है इंफॉर्मेशन, तो मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, मेरे वर्किंग पेपर नहीं शेयर करूंगा मैं।
मेरी मर्जी है, वर्किंग पेपर वाला पॉइंट नहीं आएगा। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर। ये तीनों पॉइंट इन्होंने डिस्कस किए, यहाँ पर डिस्कस किए इंस्टीट्यूट के न्यू मॉड्यूल में। तो न्यू मॉड्यूल में पहले क्या था, टैक्स के बहुत सारे पॉइंट्स थे कि पीरियड टैक्स का ये था, वो सारा का सारा इंस्टीट्यूट ने इधर स्क्रैप कर दिया है मॉड्यूल में, न्यू मॉड्यूल में, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 3 स्ट्रक्चर लाए हुए हैं। तो जो ऑल टुगेदर में से मतलब मेरी लेक्चर देखे, पुराने लेक्चर देखे हुए, पुराने मतलब ऑल टुगेदर, अभी तो क्या फेस टू फेस बैच जब हुई थी, ये पहली बार मैं अकेले में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को भी नहीं मालूम कैसे बरोबर हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन मेरे फेस टू फेस बैच हुई थी, उसमें रिकॉर्ड किए थे। तो जिसने जिसने वो लेक्चर देखे तो उसमें ये चेंजेस है। अगर आप पुराने इसमें देखोगे तो टैक्स के ये थे कि इसमें ये करना है, आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे। अब यहाँ पर इन लोगों ने 3 चीजों को स्ट्रक्चर लाया। तो एक बात देख लीजिए, इफ डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड एज ए पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, ओके, बाय प्रैक्टिसिंग मेंबर इन रिलेशन टू द क्लाइंट, द फैक्ट दैट सच परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड बाय क्लाइंट वुड इटसेल्फ अमाउंट टू ए क्लाइंट कंसेंटिंग सच डिस्क्लोजर। जैसे मैंने बोला, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। If disclosure is required in other cases, it would be necessary to ensure that consent of client is given by a person who is competent to accord such consent. ये आपको चाहिए. And there is a difference between sharing of working papers and sharing of information. ये मैंने आपको बता दिया. So far as information is concerned, he can provide the same to the client or to regulatory body after obtaining the consent of client. कंसेंट ऑफ क्लाइंट चाहिए ही चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन वर्किंग पेपर शेयर करना नहीं करना ये आपकी अथॉरिटी है मालिक। मैं इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, आपने इन्फॉर्मेशन मंगाया, इन्फॉर्मेशन है। हाँ, जब मेरी इंक्वायरी होगी तो मैं दूंगा ना, वो तो अलग है ना यार। पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू होगा तो मेरी भी लगी पड़ी रहेगी, तो मैं तो वर्किंग पेपर ही दूंगा ना मेरे बारे में। क्लाइंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी क्लाइंट की इंक्वायरी कर रहा है, तो मैं खाली इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं मेरे वर्किंग पेपर नहीं देता हूँ। हाइड्रोजन क्लियर मालिक? तो याद रखना, पहला क्लॉज क्या बोलता है, डिस्क्लोजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। रेगुलेटरी बॉडी को दो, कंसेंट ऑफ क्लाइंट लेके काम खत्म करो। ओके, क्लॉज 2 क्या बोलता है? क्लॉज 2 अभी यहाँ पर ना डायरेक्टली आपके मल्टीपल एग्जांपल्स नहीं रहेंगे, लेकिन पॉइंट समझने का शुरू। क्लॉज 2 अच्छे से समझो। ओके, घाई मत करो। देखो, certifies or submit his name or the name of his firm a report of an examination of financial statements, unless the examination of such statement and the related records has been made by him or by a partner or by an employee in his firm or by another chartered accountant in practice. सर क्या बोलना चाहता है? ओके, ये एकदम क्लियर कट बोलना चाहता है कि भाई अगर आप कुछ रिपोर्ट इशू कर रहे हो अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप कुछ सर्टिफाई कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड, आप कुछ रिपोर्ट इशू कर रहे हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड कुछ सर्टिफाई कर रहे हो, या उस सर्टिफिकेशन में आप अपना नाम दे रहे हो या अपने सीए फर्म का नाम दे रहे हो, ओके, आप गिल्टी पाए जाओगे अनलेस एंड अनटिल उसका रिव्यू, यानी वो जो सर्टिफाई दे रहे हो उसको आपने चेक नहीं किया, या आपके एम्प्लॉय ने चेक नहीं किया, या आपके पार्टनर ने चेक नहीं किया, या अदर चार्टेड अकाउंटेंट ने चेक नहीं किया। कुछ समझ में आया मालिक? ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, एम्फसाइज ध्यान रखना। ओके, 10-15 मिनट के बाद मैं आपको एक और एक चीज में कंफ्यूज हो सकता है। ओके, उस टाइम मिलाऊंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड कुछ भी आपने एग्जामिनेशन किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड कुछ भी एग्जामिनेशन किया, ओके, और उसकी रिपोर्ट इशू की, और रिपोर्ट इशू करते वक्त आपने उसमें अपना नाम या अपने फर्म का नाम दिया, याद रखना, ओके, आप गिल्टी पाए जाओगे अनलेस एंड अनटिल ये एग्जामिनेशन यानी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम का एग्जामिनेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन, या ओके किसने, आपने नहीं किया, या आपके पार्टनर ने किया, या एम्प्लॉय ने नहीं किया, या अनदर चार्टेड अकाउंटेंट ने किया। ओके, यानी एग्जांपल, ओके, मेरा कोई क्लाइंट है, ओके, और वो बोलता है मेरे को एक सर्टिफाई करके दो, मेरे भाई मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतनी इन्वेंट्री लिखी है, बरोबर है कि नहीं है, वो इन्वेंट्री का मैं सर्टिफाई कर रहा हूं मालिक, इन्वेंट्री का सर्टिफाई कर रहा हूं। अब समझना शुरू हो, ओके, मेरे को चेक करना जरूरी है, एग्जामिन करना जरूरी है। अब एग्जामिन कौन कर सकता है मेरे लिए? मैं खुद कर सकता हूं, या मेरा एम्प्लॉय कर सकता है। एम्प्लॉय में कहीं पर भी नहीं लिखा है सीए इन प्रैक्टिस, मेरा कोई भी एम्प्लॉय कर सकता है, या मेरा पार्टनर वो कर सकता है, या कोई सीए इन प्रैक्टिस। मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक? अब ये अदर सीए, वो सीए इन प्रैक्टिस, अनदर सीए इन प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है ना एसए 299 को प्रोटेक्ट करने के लिए, एसए 299 को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपको याद होगा एसए 299 जब अपने स्टैंडर्ड कवर किया तो अपने क्लियर मेंशन किया है दैट वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिव्यू द वर्क ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर। जॉइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट, ओके, अगर मेरे कोई दूसरा जॉइंट ऑडिटर है तो मेरे को उस दूसरे जॉइंट ऑडिटर का वर्क रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर पड़ा है? यही कॉन्सेप्ट तो यहां पर ही है। तो जॉइंट ऑडिटर यानी अदर जॉइंट ऑडिटर ने बोला है कि भाई हाँ सही है, तो मैं ओके कर रहा हूं, मैं अपना नाम दे रहा हूं, जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट एक साथ में जाती है, आपको याद होना चाहिए। उस कंटेक्स्ट की वजह से अनदर चार्टेड अकाउंटेंट कॉन्सेप्ट निकाला गया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं तो अगर ये नहीं रहता अनदर चार्टेड अकाउंटेंट, वो खाली बोलते तुमने चेक किया होना चाहिए, या तुम्हारे एम्प्लॉय ने चेक किया करना चाहिए, या तुम्हारे पार्टनर ने चेक किया होना चाहिए, तो जॉइंट ऑडिट में लग जाती है। इसका मतलब जॉइंट ऑडिट होता तो सबको रिव्यू करना पड़ता, इसलिए अनदर सीए इन प्रैक्टिस ने किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब जॉइंट ऑडिट के केस में आप नहीं रिव्यू करना जरूरी नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली अपना नाम दे सकते हो जॉइंट ऑडिट में।
तो क्लॉज टू, ओके, इसका मतलब आपने आपका क्या नाम किया, याद रखना सर्टिफाई, सर्टिफाई और सबमिट नेम, सर्टिफाई और सबमिट नेम विदाउट एग्जामिनेशन, विदाउट एग्जामिनेशन। और ये एग्जामिनेशन टू, अब मैं इसको नंबर देता हूँ, नंबर देता हूँ, नंबर क्या रहेगा बेटा मेरे को बताओ, 2 सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज कौन सा है, 212 आएगा। 212 में एक्सेप्शन क्या है, ओके, एक्सेप्शन मतलब किसने एग्जामिनेशन कर सकता, कौन कौन एग्जामिनेशन कर सकता है, एग्जामिनेशन कैन बी डन बाय, एग्जामिनेशन कैन बी डन बाय ओके हिमसेल्फ और हरसेल्फ जो भी है, ओके, उसके अलावा एम्प्लॉय, उसके अलावा पार्टनर, और उसके अलावा सीए इन प्रैक्टिस, अदर सीए इन प्रैक्टिस। मालिक समझ में आया, ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, ओके, ये वाला पॉइंट है एक्सेप्शन के लिए। तो मेरे ख्याल से ये क्लॉज का पॉइंट आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, सर्टिफाई करना। तो इसका मतलब ओके, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इसके अंदर, एग्जामिनेशन ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आइटम ऑफ एफएस रहेंगे, देखेंगे इसके ऊपर मैं एम्फेसाइज बाद में करूंगा। ओके, ये होने के बाद क्लॉज 3 क्या बोलता है, ओके, क्लॉज 2 तो क्लियर है, क्लॉज 3 क्या बोलता है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या होती है, दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, एक होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक होती है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जो जा चुकी है, और प्रोजेक्टेड मतलब जो आने वाली है। तो जब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है तो हम लोग उस पर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं और हम लोग ओपिनियन देते हैं दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर। लेकिन प्रोजेक्शंस पे हम लोग कभी भी ओपिनियन नहीं देते कि दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर, बिकॉज ये प्रोजेक्शंस है, हमको क्या मालूम। तो सर प्रोजेक्शंस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्शन पे हम लोग बोलते हैं कि एजम्पशंस जो लिए गए हैं प्रोजेक्शंस के लिए, एजम्पशंस जो लिए गए प्रोजेक्शन के लिए, ओके, वापस बोल रहा हूं, एजम्पशंस जो लिए गए प्रोजेक्शन के लिए वो बरोबर है, मैं नहीं बोल रहा प्रोजेक्शन बरोबर है। मैं कभी भी बैंक को मालूम है, बैंक को लोन के लिए अपने को प्रोजेक्टेड रिपोर्ट देना पड़ता है, ओके, प्रोजेक्शन पे हम लोग क्या लिखते हैं उसमें, एजम्पशन जो है ना वो बरोबर है। अभी ऐसे ही पढ़ोगे ना स्टैंडर्ड, वो अपने सिलेबस में नहीं है, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, तो आपको समझेगा कि उसके अंदर बताया जाता है कि एजम्पशंस को चेक करना होता है, अपन उसमें फिगर्स नहीं चेक करते, बिकॉज फिगर्स हुए ही नहीं है, वी कांट वेरीफाई, वी कांट वाउच, व्हाई वी कांट वेरीफाई एंड वाउच, बिकॉज वो है ही नहीं, तो वाउच क्या करे, वो हुआ ही नहीं है तो वेरीफाई क्या करे, ओके, ईआरसीबी या ओसीसीएसी नहीं कर सकते मालिक, क्योंकि हुआ ही नहीं है, वो आगे होने वाला है, तो एजम्पशन सही है कि नहीं हम लोग करते हैं, ओके। ये लोग क्लॉज 3 में बोलते हैं तू सीए इन प्रैक्टिस गिल्टी होगा अगर तूने प्रोजेक्टेड फिगर्स को वाउच किया मतलब तूने बोला प्रोजेक्टेड फिगर सही है, ट्रू एंड फेयर है, मेरे हिसाब से सही है, तूने क्या लिखना चाहिए, अजम्पशन सही हो सकते हैं, अजम्पशन जो लिए मेरे हिसाब से सही है, ओके, बाई फिगर्स में प्लस माइनस हो सकता है, अगर लेकिन तूने ऐसे कुछ ओपिनियन दिया जिसमें मालूम पड़ रहा है कि तूने वाउचिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया, प्रोजेक्शन किए हुए, वाउचिंग ऑफ प्रोजेक्शंस किए, ओके, गिल्टी, क्लॉज 3 में खत्म। Permit his name or name of the firm to be used in connection with an estimate of earnings contingent upon future transaction. ये पॉइंट ध्यान रखना, estimates of earning contingent upon future transaction, okay, in manner which may lead to believe that he vouches for the accuracy of the forecast. If he vouches for the accuracy of forecast, he is guilty of professional misconduct. If he does not vouch for the accuracy of forecast, okay, he only says assumptions के हिसाब से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी याद रखना, ओके, प्रोजेक्शंस, वाउचिंग द प्रोजेक्शंस गिल्टी, वाउच द प्रोजेक्शंस गिल्टी, गिल्टी के लिए बता रहा हूं, वाउच द प्रोजेक्शंस गिल्टी, वाउचिंग द प्रोजेक्शंस, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, तो ये भी काम खत्म हो जाता। क्लॉज 4, तो क्लॉज 1 क्या था, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मत करो, क्लॉज 2 क्या था, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कोई भी रिपोर्ट के ऊपर आप साइन मत करो अनलेस अंटिल उसका एग्जामिनेशन किया हुआ है, ओके, सेकंड पॉइंट इसको मैं बोलूंगा, एग्जामिनेशन किया होगा तो ही साइन करो, एग्जामिनेशन किया होगा तो ही रिपोर्ट दो, नहीं तो मत दो, सर्टिफाई करो। थर्ड पॉइंट, ओके, कोई भी प्रोजेक्शंस को वाउच मत करो, वाउचिंग द प्रोजेक्शंस नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, जहां पर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ओके, जहां पर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन मत दीजिए। जहां पर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जहां पर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, कोई बिजनेस में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन मत दीजिए। यू शुड नेवर एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर यू आर सब्सटेंशियली इंटरेस्ट। खत्म स्टोरी। एग्जांपल, मेरा भाई भी सीए है, मैं भी सीए हूं, मैं प्रैक्टिसिंग में नहीं हूं, मेरा भाई प्रैक्टिस में है। अब मैं अपन क्लासेस चलाते हैं, एटी एकेडमी चल रही है और साथ में ये है। अब मेरा भाई अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है यहां पर, ओके, ही इज एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वेयर ही इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड।
ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है और यही कॉन्सेप्ट यहां पर डिफाइन किया हुआ है कि यहां पर ये नहीं करना, और उन्होंने एग्जांपल दिया और एग्जांपल थोड़े मॉडिफाइड है, अपडेटेड एग्जांपल है। तो यहां पर जो जो पिछले लेक्चर देख चुके हैं तो यहां पर आपने नोट करना चाहिए क्या क्या चीज चेंज है। क्लॉज 4 बोल रहा है, एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अ बिजनेस और बाय एनी बिजनेस और एंटरप्राइज इन विच ही और हिज फर्म और पार्टनर इन हिज फर्म हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। खुद का या उसके फर्म का या पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। इसीलिए अभी कुछ एग्जांपल अपने इंस्टीट्यूट ने क्लियर किए। मेंबर मस्ट टेक केयर टू सी दैट दे डू नॉट लैंड देमसेल्फ इन ए सिचुएशन वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूटी। ठीक है मालिक, जहां पर एक बेस्ट एग्जांपल, किसी कंपनी का फाइनेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में बना रहा हो और उसका ऑडिट करना पॉसिबल नहीं होगा। It is not permissible for a member to undertake assignment of certification where client is relative of the member. क्लियर है? ओके, तो मेरे भाई ने कोई भी मेरी चीजों को सर्टिफाई नहीं करना चाहिए, रिलेटिव है। Members not to write books of accounts for auditing client, ये तो मैंने आपको बताया, बुक्स ऑफ अकाउंट यानी वो मेरे पीनल बैलेंस शीट नहीं बनाना चाहिए। स्टैट्यूटरी ऑडिटर नॉट टू बी इंटरनल ऑडिटर साइमल्टेनियसली, ये भी आपको मालूम है। इंटरनल ऑडिटर नॉट टू बी टैक्स ऑडिटर, ये भी आपको समझना चाहिए। इंटरनल ऑडिटर नॉट टू बी जीएसटी ऑडिटर, याद रखिए ये सब नए वाले पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। जीएसटी ऑडिटर नहीं होना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर एज डायरेक्टर, यानी आपको यार पिछले कूलिंग पीरियड डिफाइन किया हुआ है, कूलिंग पीरियड अपने ध्यान में रखना चाहिए। ओके, डायरेक्टर थे इस कंपनी के, अब अगले ही डायरेक्टर छोड़े और अभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनने जा रहे हो, नहीं पॉसिबल है। कूलिंग पीरियड होना चाहिए डायरेक्टरशिप के लिए। गाइडलाइंस फॉलो करिए व्हाट एवर इट में बी। मेंबर टू सेटिस्फाई वेदर अपॉइंटमेंट इज एज पर स्टैच्यू और नॉट, ओके ये देख लीजिए भाई आपका, ओके भाई स्टैच्यू के हिसाब से अपॉइंटमेंट हुआ है कि नहीं। यानी एग्जांपल, ओके कंपनी एक्ट बोलता है कि भाई इतना शेयर होल्ड कर सकते हो, इतनी गारंटी, इतना सिक्योरिटी, ये पॉइंट आप देख लीजिए स्टैच्यू के हिसाब से कि नहीं, स्टैच्यू को वायलेट किया तो गया। ओके, ये ध्यान रखना होगा। और इसके साथ में इन केस द अपॉइंटमेंट इज टू बी ऑथराइज्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज सच एज द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रस्ट, देन द मेंबर मस्ट सेटिस्फाई वेदर द सच रेगुलेटरी अथॉरिटी हैव ऑथराइज्ड द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द सोसाइटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। यानी ऐसा होता है कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ओके या ट्रस्ट है, उनको है ना, उनके ऑडिटर के अपॉइंटमेंट इज डन बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनको जो रेगुलेट करते हैं। बट यूजुअली वो क्या करते हैं, वो लोग है ना ट्रस्ट या उनकी मैनेजिंग कमिटी है, ट्रस्ट की मैनेजिंग कमिटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजिंग कमिटी, उनको बोलते हैं तुम ही अपॉइंट करो। ओके, ये पावर होना चाहिए। तो अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर अपॉइंट करती है तो आपने देखना है, ट्रस्ट अपॉइंट करते हैं ऑडिटर तो आपने देखना है कि भाई उनके पास मैनेजिंग कमिटी के पास पावर है कि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी का। ओके, नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगी। एंड दिस इज योर क्लॉज 4। ओके, तो क्लॉज 4 प्लीज अंडरस्टैंड, एकदम क्लियर रखिए। ओके, एक्सप्रेस एन ओपिनियन, एक्सप्रेस an opinion on financial statement where is substantially interested। मेरे ख्याल से सबको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, और इन्होंने एग्जांपल दिए, मैं बोला ना इंटरनल ऑडिटर जीएसटी ऑडिटर नहीं हो सकता, इंटरनल ऑडिटर टैक्स ऑडिटर नहीं हो सकता, ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा एग्जांपल वाइज। बस दैट्स इट। ओके, ये चीजें आपके लिए दी हुई क्लॉज 4। अरे तो क्लॉज 4 तक तो कहानी एकदम आराम से क्लियर रहनी चाहिए यार। ओके, सो मेरे ख्याल से क्लॉज 4 की कहानी क्लियर है मालिक। तो क्लॉज 4 में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मैं वापस बता रहा हूँ, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहेगा बिकॉज अभी अपन क्लॉज 4 पे है। ओके, 10 क्लॉजेज है और उसके बाद उसे आगे और क्लॉजेज है आपके, 3 क्लॉजेज अपने को देखने हैं। ओके, 3-4 क्लॉजेज देखने आगे। तो अभी अप्रोक्सीमेटली अपने ऑड 9 क्लॉजेज ऑड अपने पेंडिंग है, तो इट में टेक थोड़ा सा टाइम एज सच। तो 1.25 घंटे 1.5 घंटे तक लेक्चर जा सकता है। तो मालिक मेरे ख्याल से पहले 4 पॉइंट तो सबको क्लियर है, पहले 4 पॉइंट पे अपन फोकस रखते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट डिस्क्लोज ऑफ इन्फॉर्मेशन, दूसरा पॉइंट सर्टिफाई सबमिट हिज नेम ओके विदाउट एग्जामिनेशन, तीसरा पॉइंट वाउच द प्रोजेक्शन, चौथा पॉइंट ओके एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। पांचवा सिनेरियो, फिफ्थ पॉइंट ओके मटेरियल फैक्ट कुछ है और वो डिस्क्लोज नहीं किया। ओके, मटेरियल फैक्ट कुछ है और वो डिस्क्लोज नहीं किया। ओके, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, जिसकी वजह से ओके कहीं ना कहीं जो रीडर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो पर्सन फेथ रखते हैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में, आपने मटेरियल फैक्ट बताना जरूरी है, वो आपने नहीं बताया तो आप गिल्टी होंगे क्लॉज 5 में। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ओके एग्जांपल के साथ में दिया हुआ है। ओके, ये देख लीजिए, fails to disclose a material fact known to him which is not disclosed in financial statement but disclosure which is necessary in making such financial statement where he is concerned with that financial statement in professional capacity। यानी उसके हिसाब से ये मटेरियल फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए था, उसके हिसाब से ये मटेरियल फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए था, लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया है और उसने भी वो हाईलाइट नहीं किया। देखो मैं आपको बोल रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं है, मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं है,
मटेरियल फैक्ट, कुछ मटेरियल फैक्ट है, फैक्ट ये डिस्क्लोज करना जरूरी है, वो डिस्क्लोजर नहीं दिया है, डिस्क्लोजर नहीं दिया और इसने उसको हाईलाइट नहीं किया। ओके ये पॉइंट हुआ, दैट इज योर क्लॉज 5। सर एग्जांपल, ओके देखिए एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड बनाना चाहिए था, देख लीजिए, वेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट फेल्ड टू रिपोर्ट द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी अबाउट नॉन क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड। ओके डिबेंचर ट्रस्ट, डिबेंचर अपने मंगाए थे और डिबेंचर के हिसाब से अपने को सिंकिंग फंड बनाना चाहिए था, और एक्चुअली सिंकिंग फंड बनाया ही नहीं इस कंपनी ने, सिंकिंग फंड नहीं बनाया, उनके ट्रस्ट नहीं बनाया, कुछ नहीं, ट्रस्ट ही नहीं है, कुछ नहीं, और ये हाईलाइट ही नहीं किया रिपोर्ट्स में, ये डिस्क्लोज भी नहीं किया। ओके यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड डिड नॉट मेक इट क्लियर दैट द अमाउंट शोन टुवर्ड्स सिंकिंग फंड वर बोरोड फ्रॉम द मैनेजिंग एजेंट्स ऑफ द कंपनी। ओके ये हाईलाइट नहीं किया, दिस इज ही इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल क्लॉज 5, ये सबसे सीरियस गिल्टी है मालिक। ओके यानी आपको मालूम था ये मटेरियल फैक्ट था जो डिस्क्लोज करना था। ओके याद रखो सिंकिंग फंड हो सकता है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड के हिसाब से आपको फंड यूज करने थे। एग्जांपल डिबेंचर एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड था जिसके अंदर एक ऐसा है, ओके डिबेंचर ट्रस्ट डीड था जिसके अंदर से फंड्स, ओके एक्सेप्ट डिबेंचर के रीपेमेंट के अलावा किसी में नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन मैनेजिंग कमेटी ने वो फंड्स यूज किए, ओके वापस डाल दिए, यूज किए, ओके टेम्पररी 2-3 महीना यूज किए और वापस वो फंड डाल दिए क्योंकि उनको कैश फ्लो का क्रंच आया था। ये डिस्क्लोज करना चाहिए कि फंड हमने यूज किया अपने पर्पस के लिए और वापस फंड पैसे डाल दिए, इसका डिस्क्लोजर नेसेसरी था। सीए ने मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं था और सीए ने उसको हाईलाइट नहीं किया, खत्म, फेल टू डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट व्हिच शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हो गया क्लॉज 5। और क्लॉज 6 क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और तू वो फेल हो गया उसको डिस्क्लोज करने में, एंड दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेल्स टू रिपोर्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट नोन टू हिम वेरी इंपॉर्टेंट टू अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच ही इज कंसर्न्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। उसको मालूम था प्रोफेशनल मिसस्टेटमेंट है ये, इन्वेंट्री ओवर वैल्यू थी या भाई फिक्स एसेट ओवर वैल्यू थे, इनके जो अकाउंटिंग पॉलिसी थी वो बरोबर नहीं थी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट थे, क्लियरली मिसस्टेटेड थे और उसने उस चीज को हाईलाइट नहीं किया। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, 5 इज अबाउट मटेरियल फैक्ट नॉन डिस्क्लोज एंड 6 इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और उसको डिस्क्लोज नहीं किया, नॉन डिस्क्लोज। सर दोनों में क्या फर्क है, दोनों में ये फर्क है, दोनों में पहले इसमें फिफ्थ में मटेरियल फैक्ट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ओके बट कुछ ऐसा फैक्ट डिस्क्लोज होना चाहिए था। ओके और सर 6 में क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है, यानी पॉलिसीज कुछ अलग बोल रही है और एक्चुअली कुछ अलग होना चाहिए था। मिसस्टेटमेंट मतलब जो चीज होनी चाहिए और जो चीज है, दोनों में फर्क है। ये पॉइंट हो गया मटेरियल मिसस्टेटमेंट में। तो अगर आप देखोगे क्लॉज का पॉइंट देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे कवरेज वाला पॉइंट देखोगे मालिक एवरीबॉडी क्लियर? ओके ये वाले सिनेरियो में आप ध्यान रखना। ओके तो ये हो गया आपके लिए पॉइंट प्रैक्टिसिंग करने के लिए। ओके ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रख लेना मालिक, मेरे ख्याल से क्लियर इधर तक। मटेरियल मिसस्टेटमेंट ओके डिस्क्लोज नहीं किया। ओके ये है आपका क्लॉज 6। ओके क्लॉज 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है बहुत बार। देखते हैं अभी क्लॉज 7 के ऊपर पढ़ते हैं। ओके क्लॉज 7 क्या बोलता है, डू नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस और ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटी। ओके आपने अपने ड्यू डिलीजेंस यानी आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जैसा कॉन्सेप्ट किया हुआ है, आपने अपने काम करते वक्त आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट रहे और ड्यू डिलीजेंस फॉलो नहीं किया और अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज बराबर फॉलो नहीं की, क्लॉज 7 में जाओगे। तो याद रखो क्लॉज 5, 6, 7, 5 मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया, क्लॉज 6 मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं किया, क्लॉज 7 ओके आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ओके आपने ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज नहीं किया। ड्यू डिलीजेंस यानी आपने सही तरह से काम नहीं किया और ग्रॉस नेग्लिजेंट हो, ग्रॉस नेग्लिजेंट हो मालिक एवरीबॉडी क्लियर? ओके तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, व्हेन वी डू नो, यहां पर देख लीजिए। ओके एग्जांपल क्या दिए, एग्जांपल को देखिए, व्हेन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेल टू इंडिकेट द मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके हाईलाइट नहीं किया इन्वेस्टमेंट्स। ओके ग्रॉस नेग्लिजेंट। व्हेन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट रॉन्गली सर्टिफाइड द इंक्रीज इन पेड अप शेयर कैपिटल, रॉन्गली सर्टिफाइड है। व्हेन चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ मद्रास ब्रांच ऑफ ए लिमिटेड कंपनी इन बॉम्बे was charged with failure to report to Bombay office that some entries in the bank passbook has not been passed। यानी ओके मद्रास का कोई है, मद्रास की ब्रांच है, उसमें कोई बैंक की एंट्रीज थी वो पास नहीं की गई थी और पासबुक में थी लेकिन वो एंट्रीज पास नहीं की गई थी। उन्होंने बॉम्बे जो बॉम्बे ऑफिस है जिसने उसको अपॉइंट किया उनको हाईलाइट नहीं करवाया। ग्रॉस नेग्लिजेंस। अ सर्टिफिकेट इशूड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट टू ए प्रोप्राइटर ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्नओवर ऑफ बीटल नट्स, यानी उसने बोला भाई बीटल सुपारी के टर्नओवर के ऊपर वो सर्टिफाई किया, एनेबल दैट फर्म ओके मतलब उनको लोन वोन को चाहिए था और एक्चुअली ये फर्म इज नॉट डीलिंग इन बीटल नट्स ओनली। या ये मतलब माँ कसम साला ये सुपारी में डील ही नहीं कर रहे और अपने सर्टिफिकेट यहाँ सुपारी में डील कर रहे हैं, मतलब सोचो ना क्या कॉन्फिडेंस लेवल है अपना।
Where chartered accountant failed in his duty to check the bank balance with passbook, okay, of the banks. Okay, ये नहीं हुआ, gross negligence. बैंक बैलेंस और पासबुक मैच ही नहीं किया. Okay, इन लोग ने ठीक है भाई, जाने देना, बराबर ही तो लिखा होगा, अपने क्लाइंट ने बराबर ही लिखा होगा. Where a chartered accountant issued 2 different certificates of circulation of daily for one and same period showing different figures. Okay, ये भी हुआ है कि ऑडिटर ने दो ऑडिट रिपोर्ट सेपरेट डेट पे दी और सेपरेट में दोनों में अलग अलग ओपिनियन दिया है और कहीं पर भी हाईलाइट नहीं किया कि पहला ऑडिट रिपोर्ट क्या था और दूसरा ऑडिट रिपोर्ट क्या था. ऐसा सिनेरियो होता है. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड ग्रॉस नेग्लिजेंट. सर वन ऑफ द बिगेस्ट कंफ्यूजन इन एग्जामिनेशन विल बी दिस कि भाई यार सर 5 वाला लगा हुआ है, 6 वाला लगा हुआ है, 7 वाला लगा हुआ है. 5, 6 या 7 कौन सा लगा है सर? ओके, देखिए आपको सिंकिंग फंड वाला क्वेश्चन आया तो 5 लगा दीजिए. मटेरियल मिसस्टेटमेंट बताया यानी इन्वेंट्री ओवर वैल्यू और वो आपने हाईलाइट नहीं किया और आपको मालूम था, ओके 6 वाला लगाइए. लेकिन एक जनरल है, पासबुक नहीं चेक किया, कैश बुक नहीं चेक किया, एकदम ढील था, जो मैनेजमेंट ने दिया उसको कर लिया तो 7 वाला लगाया. बट ऐसे बहुत सारे केसेस देखोगे जब आपने 5 लगाया है और जब 6 लगाया है, ऐसा है कि साथ में 7 भी लगा हुआ है. इट मे हैपन. अपना इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जहां पर 5 लगाया तो साथ में 7 भी लगाया, जहां पर 6 लगाया तो 7 भी लगाया. तो आपको ये पॉइंट बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, सर फिर अपन ने क्या करना चाहिए, 5 + 7 का मतलब कैसे, कब समझेगा 7 भी लगा हुआ है. देखिए ओके, जब मैं 5 और 6 में रहूंगा 100% 7 वाला पॉइंट रहना ही चाहिए, क्योंकि बॉस ग्रॉस नेग्लिजेंट. मटेरियल फैक्ट कैसे डिस्क्लोज नहीं किया मैंने, मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे हाईलाइट नहीं किया मैंने, ग्रॉस नेग्लिजेंट है मेरे ऊपर. तो यूजुअली मेक ए हैबिट कि जब भी 5 का पॉइंट बताओ या 6 का पॉइंट बताओ तो 7 को इंटीग्रेट कर ही दो. लेकिन ऐसा हो सकता है 7 अकेला आ सकता है, 5 और 6 नहीं आ सकता. तो समझ में आया मालिक? तो जब भी 5 और 6 लगाओ तो 7 का कॉम्बिनेशन वर्क करो, बिकॉज आप 7 का क्लॉज लगाने की कोशिश करो, बिकॉज 5 और 6 के साथ में 7 का लगाया तो थोड़ा बेटर ऑप्शन रहेगा. ओके, तो नेवरदलेस ये पॉइंट आ जाता है. ओके, तो 7th वाला कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाता है यहां पर. ओके, नाउ वी आर शिफ्टिंग आवरसेल्फ टू द नेक्स्ट क्लॉज एंड दैट इज क्लॉज 8. Sir, what is the clause 8? Fails to obtain sufficient information which is necessary for expression of an opinion or its exception are sufficiently material to negate the expression of opinion. मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको रीड मारिए, एक 10 सेकंड 15 सेकंड लीजिए, इसको रीड मारिए, देखिए कितना दिमाग का दही करेगा. Fails to obtain sufficient information which is necessary for expression of an opinion or its exception are sufficiently material to negate the expression of opinion. सर दो चीजें, एकदम सिंपल पॉइंट बताओ. ओके, इसको सिंपल आंसर में करता हूं मालिक. ओके, दो चीजें, आपने ऐसे ही ऑब्टेन नहीं किया और आपने ओपिनियन दे दिया, ऐसे ही ऑब्टेन नहीं किया और आपने ओपिनियन दिया, और इट्स एक्सेप्शन, यानी आपको मालूम पड़ रहा है ऐसे ही नहीं ऑब्टेन हो रहा है, अगर आपको मालूम है तो आपने 705 देना चाहिए था. 705 मतलब ओके मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन. ओके, यानी इट्स एक्सेप्शन आर सफिशिएंटली मटेरियल टू निगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, यानी इसका एक्सेप्शन मतलब आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो इसका इतना एक्सेप्शन है कि आपको ओपिनियन को अलग करना चाहिए था, ओपिनियन को मॉडिफाई करना चाहिए था, आपने नहीं किया. आपको समझे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, पहला कॉन्सेप्ट, या उसका एक्सेप्शन है मतलब नहीं मिला, हो सकता है चांसेस है नहीं मिला तो उसकी वजह से आपने ओपिनियन को निगेट करना चाहिए था, वो नहीं किया मालिक. एंड दैट इज व्हाट क्लॉज 8 इज कवरिंग. ओके, तो याद रखना. ओके, इसको मैं शॉर्टकट में जो याद रखता हूं, क्लॉज 8 में SAE नहीं मिला या SAE नहीं मिला, ओके, बट ओपिनियन केप्ट इज अनमॉडिफाइड, जबकि ओपिनियन को क्या करना चाहिए था बेटा, मॉडिफाइड करना चाहिए था. ओके, अब इसके एग्जांपल को देखो और इसमें एक कंफ्यूजन है जो मैं आपको बताऊंगा. जो एग्जांपल मैंने जानबूझकर यही एग्जांपल इसमें रखा हुआ है. वेयर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इशूड ए सर्टिफिकेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पीरियोडिकल विदाउट गोइंग टू द मोस्ट एलिमेंट्री डिटेल ऑफ हाउ सर्कुलेशन ऑफ पीरियोडिकल वाज बीइंग मेंटेन्ड. यानी एग्जांपल, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड. ओके, वो कुछ वो एक्स लिमिटेड क्या है, ओके, एक पीरियोडिकल्स निकालती थी, हर महीने की मैगजीन्स निकालती थी, एज्यूम करते हैं. और एक्स लिमिटेड अपने पास आती है, मेरे पास आती है और बोलती है अमित आदर सर्टिफाई करो कि इतने इतने महीने में हमने इतनी मैगजीन बेची है. ओके, पिछले महीने में 10,000 बेची, उसके पिछले महीने में 15,000 बेची और मैंने उसको सर्टिफाई कर लिया विदाउट एग्जामिनिंग कि एक्चुअली मैगजीन बिकी है कि नहीं इतनी. ओके, यानी आई हैव नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और मैंने उसको मैंने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ही नहीं किया और मैंने ओके सर्टिफाई कर दिया. ये है क्लॉज 8. अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है मालिक, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अपने दिमाग में आता है कि सर अगर आपने बिना एग्जामिन किए सर्टिफाई किया, सर्टिफाई किया, आपको नहीं लगता ऊपर वाले क्लॉज में आप फिट होंगे. ओके, यहां पर क्लॉज 2 में फिट होंगे. ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है आपको जब क्लॉज 2 में, क्योंकि क्लॉज 2 में कंफ्यूजन आ जाता है, सर बिना एग्जामिन किए सर्टिफाई किया. ओके, मेरा स्टाफ ने एग्जामिन नहीं किया, मेरे पार्टनर ने किया, किसी ने नहीं किया और मैंने सर्टिफाई कर दिया पीरियोडिकल्स का. ये क्लॉज 2 में क्यों नहीं बैठेगा सर? पॉइंट टू बी नोटेड, इसीलिए मैंने आपको हाईलाइट किया है. क्लॉज 2 इज अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये सर्टिफिकेशन क्लॉज 2 इज ओनली फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो क्लॉज 2 में अगर मैंने कुछ सर्टिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड किया होगा बिना एग्जामिनेशन किए, क्लॉज 2 ठोकी है.
और अगर मैंने ओके सफिशिएंट इंफॉर्मेशन लिए बिना सर्टिफाई किया, ओके तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ओके क्लॉज 8 डालिए, और डेफिनेटली वापस जब क्लॉज 8 डालोगे 100% ग्रॉस नेग्लिजेंस पर पहला पॉइंट भी आ सकता है। बट टू द एक्सटेंट, ओके याद रखिए क्लॉज 8, ओके आपने सफिशिएंट, मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिख रहा हूं इधर, ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, लेकिन इसका मतलब सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, याद रखिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपने गैदर नहीं की। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? ओके मेरे ख्याल से आप दोनों का कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्लियर रहेगा, दोनों चीज में मिक्स मैच नहीं होना चाहिए। ओके क्लॉज 9, ओके सर डू आई नीड टू कंप्लाई विद ऐसे? आंसर इज यस, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस हो सकते हैं जब मैं ऐसे को कंप्लाई नहीं करूं और में से मिसमैच हो जाए, चांसेस है क्या? आंसर इज यस। ओके तो इस केस में आई नीड टू रिपोर्ट, आई नीड टू मेंशन इन दैट रिपोर्ट दैट आई हैव नॉट टेकन केयर, आई नॉट कंप्लाइड विद ऐसे और दिस ऐसे। ओके वो अगर आपका देयर इज अ मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम ऐसे और आप उसको हाईलाइट करना भूल गए, ओके आप क्लॉज 9 में जाओगे। फेल टू इनवाइट अटेंशन टू एनी मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल टू सर्कमस्टेंसेस, यानी नॉन कंप्लायंस ऑफ ऐसे, नॉन कंप्लाई ऑफ ऐसे, नॉन कंप्लाई वैसे प्रॉब्लम नहीं है, नॉन कंप्लाई वैसे करो, लेकिन ओके यू फेल टू, ओके फेल टू प्रोवाइड अटेंशन ओवर इट, ओके यू फेल टू प्रोवाइड अटेंशन ओवर इट, इसका मतलब आपने डिस्क्लोज नहीं किया। ओके अगर आपने कुछ कंप्लाई नहीं किया ऐसे, ओके कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका डिस्क्लोजर दो, उसके वर्किंग पेपर में डालो, आपके वर्किंग पेपर में डालो, आपके रिपोर्ट में डालो कि मैंने ये ऐसे कंप्लाई नहीं किया, उसके कारण ये है, और आपने वो अटेंशन टू द यूजर्स, यानी यूजर को बताओ कि इस जगह हम ये कंप्लाई नहीं कर पाए, ओके ये नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम्स आने वाली है। दैट इज योर 9th, ओके यू विल बी क्लॉज 9 में जाओगे। एंड लास्ट क्लॉज 10th, ओके यहां पर ओके क्लाइंट मनी आपने सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा। ओके सर आज के डेट में क्लॉज 10th बहुत ही इररिलेवेंट है, बहुत ही इररिलेवेंट मतलब बहुत नेग्लिजिबल एप्लीकेशन है इसका। क्लॉज 10th का बहुत नेग्लिजिबल एप्लीकेशन है, मैं बता रहा हूं ये पहले ही होता था। पहले कैसा होता था, ओके इनकम टैक्स, आज के डेट में सब चीज ऑनलाइन हो गई, जीएसटी ऑनलाइन भर रहे हैं, इनकम टैक्स ऑनलाइन भर रहे हैं, ओके क्लाइंट ही डायरेक्टली भर रहा। पहले ऐसा नहीं था ना ऑनलाइन का, पहले अपने बैंक अकाउंट से चालान फाड़ना होता था, ये था। तो पहले क्या करता था क्लाइंट, ओके जितना भी टैक्स होता था ना वो अपने सीए को देता था, सीए को बोलता था काम कर 1 लाख रुपए टैक्स है वो भर देना, और सीए वो अपने बैंक अकाउंट में रखता था। ये टाइम पे ये गिल्टी कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट का पैसा पड़ा है, अगर आपके पास कोई क्लाइंट का पैसा पड़ा है, उसको आपने सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना जरूरी है। ओके आज के डेट में ये ऑनलाइन की वजह से निकल गया ना मालिक, अभी अपन क्लाइंट को ही बोलते तू एक काम करना ऑनलाइन ही भर दे। ओके ये कॉन्सेप्ट है, दैट इज योर नेक्स्ट क्लॉज। ओके इसके लिए थोड़े से 2-3 पॉइंट एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। एग्जांपल, व्हाट इफ क्लाइंट ने मेरे को फीस दी हुई है, अभी फीस क्या सेपरेट बैंक अकाउंट में रखूंगा? मां कसम मेरी फीस है। ओके तो ये पॉइंट आप समझिए, अगर क्लाइंट ने फीस दी है तो उसको सेपरेट अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी बात हो रही है? क्लाइंट ने पैसा दिया है कुछ एक्सपेंडिचर करने के लिए, या इनकम टैक्स भरने के लिए, या जीएसटी भरने के लिए, उसको सेपरेट अकाउंट में रखिए। ये क्लाइंट ने बोला कि ये पैसा मेरा इन्वेस्ट करना है, ओके इन्वेस्ट करना है, ये उस टाइम पे आप दे देना, मैं बाहर जा रहा हूं, ओके मैं बता दूंगा किसको किसको देना है। ओके वो आप अपने अकाउंट में मत रखिए, वो किसी और बैंक अकाउंट में, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखिए, जो क्लाइंट मनी करके डिफाइन किया जाएगा। आपको सेपरेट बैंक अकाउंट माना जाना चाहिए, यानी वो पैसा अपने यूज के लिए यूज नहीं होना चाहिए, टेम्पररी यूज कर लूं बाद में भर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस fails to keep money of his client other than fees or remuneration or money meant to be expended in separate banking account, or to use such money for purpose for which they are intended within reasonable time। जिस पर्पस के लिए दिया हुआ है उसी के लिए यूज करना चाहिए। An advance received by chartered accountant against services to be rendered does not fall under this point। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। मनी रिसीव्ड फॉर एक्सपेंसेस टू बी इंकर्ड, ओके वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। मनी रिसीव्ड फॉर एक्सपेंसेस टू बी इंकर्ड विच आर नॉट इंटेंडेड टू बी स्पेंट विद इन रीजनेबल शॉर्ट टाइम, ओके शुड बी पुट इन सेपरेट बैंक अकाउंट। यानी ये 2 पॉइंट में क्या डिफरेंस है? जिस पर्पस के लिए एक्सपेंस के लिए इनकर करना है उसी के लिए एक्सपेंस के लिए इनकर करना पड़ेगा, और अगर रीजनेबल टाइम है तब तक इनकर करने के लिए अभी टाइम है, 15 दिन है, 20 दिन है, तब तक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखिए। Money received by chartered accountant in his capacity as trustee, executor, liquidator must be kept in separate bank account immediately। Okay, that's it, clause 10। ओके तो मैं वापस बोल रहा हूँ, ये बहुत लिटिल एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं है नई एप्लीकेशन है। जैसे आप ट्रस्टी बनते हो, लिक्विडेटर बनते हो, तो अब आपको पैसा मिल सकता है, तो आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना बहुत जरूरी है। दैट्स इट। ओके मेरे ख्याल से क्लियर है ये पॉइंट। तो यहां तक की कहानी मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए। तो ये अपन ने सेकंड शेड्यूल को खत्म किया, सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 को खत्म किया। तो सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 क्या बोलता है? पार्ट 1 बोलता है अगर सीए इन प्रैक्टिस है और ये 10 चीजें करता है तो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। क्या क्या है? सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है। दूसरा पॉइंट, तू सर्टिफाई करता है विदाउट एग्जामिनेशन। तीसरा पॉइंट, प्रोजेक्शन को तू वाउच करता है। चौथा पॉइंट, जिसमें तू सब्सटेंशियली इंटरेस्ट है उसको तू ओके उसके ऊपर तू ओपिनियन देता है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तू ओपिनियन देता है। मटेरियल फैक्ट नहीं बताता है, 5वां पॉइंट। छठा पॉइंट, तू मटेरियल स्टेटमेंट नहीं बताता है। 7वां पॉइंट, तू ग्रॉस नेग्लिजेंस है।
है। आठवां पॉइंट, ओके, तूने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस या सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं की, एग्जामिनेशन नहीं किया और उसके 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 बिना तूने रिपोर्ट दे दिया, सर्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, तूने डिपार्चर फ्रॉम ऐसे था, तूने हाईलाइट नहीं किया। एंड लास्ट पॉइंट, तूने क्लाइंट का पैसा अलग से नहीं रखा। बात खत्म। और उसके सर्टेन एग्जांपल अपन ने डिस्कस कर लिया। पार्ट 2, ओके, इट्स जनरली प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सर इसका मतलब क्या है? ओके, यहां पर अपन क्लॉज 1, ओके, 2, 3, ओके, ये स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे। ओके, 3 वाला पॉइंट और 4th वाला पॉइंट, ओके, ये 4 क्लॉजेस अपन देखेंगे। मालिक, ओके, 4 क्लॉजेस क्या है? सबसे पहला, ओके, इंस्टीट्यूट के तूने कोई प्रोविजंस ऑफ एक्ट है, प्रोविजंस ऑफ एक्ट और रेगुलेशन तूने अगर कंप्लाई नहीं किए, ओके, यू आर गिल्टी अंडर पार्ट 2 क्लॉज 1, सेकेंड शेड्यूल का, ओके, पार्ट 2 क्लॉज 1, ओके, प्रोविजन ऑफ एक्ट कंप्लाई नहीं किए, रेगुलेशन ऑफ एक्ट कंप्लाई नहीं किए, तो आप इसके लिए गिल्टी पाए जाओगे। ओके, अब इसमें सर्टेन रेगुलेशन दिए हुए वो देख लीजिए, आप ये पढ़ लीजिए और इसको खत्म कर लीजिए। ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस, ये पार्ट 2, पार्ट 2 चालू हो रहा है। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही contravenes any of the provision of this act or regulation made therein or under guidelines issued by council। अगर कुछ भी रहा तो क्लॉज 1 में गिल्टी पाया जाएगा। ओके, और इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स के एंड ये सब प्रोविजंस एग्जांपल डिस्कस किए गए। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइड फॉर्म K2, ओके, दैट एन ऑडिट क्लर्क वाज ए सर्विस विथ हिम व्हाइल ही वाज आल्सो एम्प्लॉयड एल्सवेयर। यानी मान कसम साला किसी और के पास काम कर रहा था क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी और उसने दिया, वो उधर भी काम कर रहा था और अपने पास भी, अपने इंस्टीट्यूट को बोला कि मेरे पास काम कर रहा है, गया। A chartered accountant took a loan from a firm in which article clerk and his father both were interested। मतलब भाई आर्टिकल को लगाने के लिए कंडीशन रखी हुई थी कि भाई लोन देगा तो तू आर्टिकलशिप में मेरे पास आएगा। A chartered accountant did not pay the stipend to his article clerk। आर्टिकल क्लर्क को स्टाइपेंड नहीं पे किया, ओके, गिल्टी है। A chartered accountant has conducted 468 tax audit, ओके, अंडर सेक्शन 44। सॉरी, इतने सारे टैक्स ऑडिट, ओके, मैं आपको इसका एग्जांपल बाद में बताऊंगा, गाइडलाइंस में डिस्कस करेंगे। ओके, टैक्स ऑडिट कितने कर सकते हैं और किस हिसाब से वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना ये लिमिट के बाहर गया था, ये समझ ले। सर 468 तो लिमिट के बाहर है, ओके, ऐसा लिमिट के बाहर देखो 60 है और पार्टनरशिप फर्म में रहे तो जितने पार्टनर है मल्टीप्लाई बाय 60, पर एक ही पर्सन उसको साइन कर सकता है, तो इस केस में वो लिमिट के बाहर था, ये समझ लीजिए, बस लिमिट के बाहर उसने काम किया। ओके, जो ये है, द रिस्पोंडेंट हैड साइंड बैलेंस शीट, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2099 फर्म विदाउट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये मैंने आपको बताया था, सीओपी नहीं है किया होगा और तुमने अगर बैलेंस शीट कुछ साइन की होगी विदाउट सीओपी, तुमने कुछ साइन किया होगा, ओके, यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर दिस पॉइंट बिकॉज यू हैव नॉट कंप्लाइड विद रेगुलेशन। ओके, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। ओके, यही कॉन्सेप्ट है। सेकेंड पॉइंट इज डिस्क्लोज, सेकेंड पॉइंट, ओके, ये सर्टेन एग्जांपल अपन लिए, सारे एग्जांपल्स कवर किए जो आपके मॉड्यूल के थे। डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉय। याद रखिए सेकंड वाला जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं इस रिलेटेड आता है, लेकिन सिर्फ ये सीए इन सर्विस को एप्लीकेबल है। ओके, यानी अगर आप सीए इन सर्विस हो और आपको कोई डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन मिलती है ड्यूरिंग दैट सर्विस आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, ओके, आपके एम्प्लॉयर की, यू शुड नॉट शेयर विद एन आउटसाइड वर्ल्ड। दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, अनलेस अंटिल एम्प्लॉयर ही बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन शेयर करो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपका सिमिलर है। ओके, इसमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। क्लॉज 3 क्या बोलता है? ओके, इसको रिकॉल करने के लिए मैं थोड़ा सा, ओके, पार्ट 3 में, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 में जाते हैं। पार्ट 3 में देखिए, पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, इधर देखिए, एफसीए नहीं था, एफसीए बताया। दूसरा, इंफॉर्मेशन कंप्लाई, इंस्टीट्यूट की जो थी वो मैंने कंप्लाई नहीं किया, इंफॉर्मेशन नहीं दी। और तीसरा, ओके, 611 और 711 के अंदर मैंने इंफॉर्मेशन जो सबमिट की है वो फॉल्स है। 611 मतलब क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने सबमिट की होगी, ओके, वो मैंने फॉल्स की है। अब यहां पर है ना थोड़ा सीरियस इशू है, यहां पर ये थर्ड पॉइंट बोलते हैं, ओके, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मंगाई गई है, किसने मंगाई है? आईसीआई ने मंगाई है, और आपने वो इंफॉर्मेशन या जो भी दिया होगा वो फॉल्स है, ओके, फॉल्स है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो पार्ट 2 में, सेकंड शेड्यूल के पार्ट 2 में आप गिल्टी पाए जाओगे। यानी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मंगाई है और आपने नहीं दी, फर्स्ट शेड्यूल, ओके, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3, ओके, आपसे कोई इंफॉर्मेशन मंगाई इंस्टीट्यूट ने और आपने नहीं दी, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3, ओके, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3। अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन मंगाई और आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, सेकंड शेड्यूल, सीरियस एंड उसका पार्ट 2 का क्लॉज 3, उधर फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 और क्लॉज 2।
ओके तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल, सीरियस कौन सा होगा, सीरियस फॉल्स दिया तो सेकंड शेड्यूल, और इधर नहीं दिया तो फर्स्ट शेड्यूल में जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल में जाएगा वो पार्ट 3 में जाएगा और उसके सेकंड वाले क्लॉज में जाएगा, इधर सेकंड शेड्यूल में जाएगा जो पार्ट 2 में जाएगा और उसके थर्ड वाले क्लॉज में जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, ये आंसर इजी है। और नेक्स्ट पॉइंट, और तूने कुछ एम्बेजलमेंट किया, एम्बेजलमेंट मतलब फ्रॉड किया, ओके एग्जांपल क्लियर है, एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स हुए, एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स हुए है, तेरे से एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स हुआ, गेम ओवर, ओके यू आर गिल्टी ऑन पार्ट 2 सर। ओके ये इसको आप देख लीजिए, रीड कर लीजिए तो अपने को आइडिया आ जाता। क्लॉज 2, बीइंग एन एम्प्लॉई ऑफ ए कंपनी, फर्म, पर्सन डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ फॉर द टाइम बिंग। जैसे मैंने आपको बताया वो पहले वाला ही था, मालूम है ना। इसके अलावा क्लॉज 3 इंक्लूड्स एनी इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट, रिटर्न फॉर्म टू बी सबमिटेड टू इंस्टीट्यूट, काउंसिल, एनी ऑफ द कमिटी, डायरेक्टर डिसिप्लिन, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कमिटी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड और एपेलेट अथॉरिटी, एनी पर्टिकुलर नोइंग टू देम बी फॉल्स। आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी। अब ये देखोगे तो आंसर सेम है, वो पूरे पूरे रट्टा मारने वाला जैसा है, खाली इसमें वर्ड आपको ऐड करना है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी। और क्लॉज 4 डिफ्लिकेट्स और एम्बेजल मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। ओके आपने एम्बेजलमेंट किया, यानी एम्बेजलमेंट होता क्या है ये ऐसे 240 में समझाया गया है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट वहां से यूज करना है। ओके तो आप गिल्टी और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पाओगे। और पार्ट 3 ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये यहाँ पर क्लॉज 1 ही है, क्लॉज 1 ही है, and that is a member of institute whether in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he is guilty by any civil or criminal code for the offense which is punishable for imprisonment term exceeding 6 months। यहां तक अपना काम खत्म हो गया मेरे ख्याल से मालिक, यहां तक की कहानी क्लियर है। ओके यहां पर आपके शेड्यूल्स खत्म हो गए। ओके यूजुअली मैंने जो नंबर इधर लिखे हैं 111, ओके इसको थोड़ा सा मैं रिवर्स 211 व्हेन आई से 111, ओके क्लॉज 1 पार्ट 1, ओके फर्स्ट शेड्यूल, 211 क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, 311 क्लॉज 3 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, 411 क्लॉज 4 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, ओके 511 क्लॉज 5 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, 611 क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, ये वाला सिनेरियो रहेगा एंड सो ऑन। ये टू मतलब ये इस तरह से कंटेक्स्ट जा रहा है मालिक। तो आपको ये मेमोरी है, मैंने क्लास में मेन क्लास में आपको समझाया हुआ है, उस तरह से आप याद कर सकते हो, ये मैकेनिज्म यूज कर सकते हो। बट ये समरी अगर आपने याद रख ली सारा काम खत्म हो जाएगा। ईच एंड एवरी केसेस आई हैव डिस्कस विद यू। ओके अब ये जो समरी वाला पॉइंट है ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है। अभी जो बची है इंस्टीट्यूट की वो गाइडलाइंस का एक पर्टिकुलर लेक्चर अलग से रहेगा, जो चौथा पार्ट रहेगा इसका वो अपन अलग से रिकॉर्ड करेंगे गाइडलाइंस के ऊपर। ओके एक चीज वर्थ नोटिंग इट है, ओके डेफिनेटली इसके ऊपर कंपलसरी क्वेश्चन आता है, ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, 16 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। ओके अब प्लीज मेक इट श्योर, आप कंटेक्चुअली आप ध्यान रखना, व्हेनेवर यू राइट एनी आंसर ये क्लॉजेस आपको एज इट इज रट्टा मारने पड़ेंगे, नंबर में गलती होने की ओके गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर क्लॉज गलत लिखा आपने 0 मार्क होगा, भले ही आपने आउटकम सही लिखा होगा। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगर आपने क्लॉज नंबर या शेड्यूल या सब गलत लिखा होगा तो आपको 0 मार्क होगा। तो सर मैं ऐसा कर सकता हूं कि क्लॉज नंबर अगर मेरे को याद नहीं हो रहा होगा या कंफ्यूज हो रहा होगा तो मैं छोड़ दूं और मैं लिखूं, तो शायद बहुत मिनिमम मार्क मिलेंगे। प्रोफेशनल एथिक्स में 16 में से 16 निकलते हैं मालिक, मेरे पास बहुत सारी एविडेंसेस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये 16 में से 16 निकाले हैं। लेकिन ओके वहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्लॉज नंबर, पार्ट और शेड्यूल ये आपको सही चाहिए, आउटकम सही चाहिए और लिखने का तरीका आना चाहिए। लिखने के तरीके में आपको सबसे पहले क्लॉज समझाना है, क्लॉज क्या बोल रहा है, क्लॉज समझाना है, क्लॉज ओके यानी आपने जो अभी रटा है लास्ट 1-2 घंटे का लेक्चर, 2-2.5 घंटे के लेक्चर में आपने जो रटा है वो पूरा समझाना पड़ेगा। उसके बाद ओके जो केस है ना क्वेश्चन का वो लेने का कि इस क्वेश्चन में ये सिनेरियो है, और उसके बाद कंक्लूजन लिखने का। दिस इज हाउ योर आंसर शुड बी देयर। द प्रेजेंटेशन शुड बी इन 3 पैराग्राफ। पहले क्लॉज मेंशन करो जो बेयर है, उसके बाद केस लो, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को ही लिखो और उसके बाद कंक्लूजन फॉर्म करो। ये तरह से आपका आंसर सही होना चाहिए। दिस इज हाउ द थिंग्स कैन वर्क फॉर यू। ओके बट नेवरदलेस ओके ये हो गए तेरे शेड्यूल्स के पॉइंट। तो फटाफट अगर मैं शेड्यूल्स को जाता हूं तो एक बार फटाफट मार देता हूं और उसके बाद मैं लेक्चर को एंड करता हूं। ओके तो फटाफट शेड्यूल को देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की। फर्स्ट शेड्यूल में कितने पार्ट है? 4 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ओके उसके बाद सेकंड शेड्यूल में कितने पार्ट है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओके पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं। पार्ट 1 में कितने क्लॉजेज है? 12 क्लॉजेज है। पहला क्लॉज ओके आपने आपका नाम किसी और को देना नहीं चाहिए टू प्रैक्टिस। दूसरा ओके यू पे और एग्रीज टू पे। तीसरा यू एक्सेप्ट और एग्रीज टू एक्सेप्ट। चौथा यू एंटर इनटू पार्टनरशिप। पांचवा यू सिक्योर द वर्क ओके अदर देन पर्सन। छठा यू सॉलिसिट। सातवां यू एडवर्टाइज। आठवां यू डोंट ऑब्टेन एनओसी। नौवां यू डोंट कंप्लाई, यू डोंट चेक द कंप्लायंस विद सेक्शन 139 एंड 140। ओके 10वां यू डोंट गेट ए फी, यू डोंट चार्ज ए फीस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, एक्सेप्शंस आर देयर। 11th okay you don't enter into any business other than CA, and 12th okay you are allowing some other person to sign the profit and loss account balance sheet। okay next part 2 क्या बोलता है? पार्ट 2 एकदम क्लियर कट बोलता है दैट 2 चीज है। सबसे पहला ओके यहां पर आप जैसे सीएन प्रैक्टिस के लिए थे, आप सीएन सर्विस हो
हो तो आप सीएन सर्विस हो तो यू कांट पे और एग्री टू पे द कमीशन और आउट ऑफ एमोलमेंट्स। और दूसरा ओके यू कांट एक्सेप्ट और एग्रीज टू एक्सेप्ट एनी कमीशन फ्रॉम लॉयर, सीए और ब्रोकर। ये आपको ध्यान रखना है पार्ट 2 के लिए। पार्ट 3 क्या था? पार्ट 3 जनरली एप्लीकेबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। 3 चीजें, एफसीए नहीं हो आप एफसी बता रहे हो, ओके आपसे इंस्टीट्यूट ने कुछ इंफॉर्मेशन मंगाई है या आपको कुछ कंप्लाई करने बोला, आपने कंप्लाई नहीं किया, इंफॉर्मेशन नहीं दी, ओके आप सेकंड पॉइंट में जाते हो, सेकंड क्लॉज में जाते हो। और थर्ड क्लॉज ओके आपने 611 या 711 यानी एडवर्टाइज करते वक्त या सॉलिसिट करते वक्त आपने जो इंफॉर्मेशन दी वो फॉल्स थी, तो आप यहां पर बैठ जाओगे। एंड लास्ट पॉइंट ओके यहां पर पार्ट 4 में आता है कि आप सिविल और क्रिमिनल की वजह से आप लेस देन 6 मंथ्स और इक्वल टू 6 मंथ्स जेल में चले गए, ओके यहां पर आपको क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल अट्रैक्ट होगा। एंड सेकंड आपकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट इंस्टीट्यूट पे आया तो आपकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट आया तो ओके सेकंड शेड्यूल के 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में 10 है, पार्ट 2 में आपके 4 है और पार्ट 3 में 1 है। पार्ट 10 कौन से है? पहला, आप कोई इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्लाइंट की डिस्क्लोज नहीं करोगे। सेकंड, आप कोई भी रिपोर्ट सर्टिफाई नहीं करोगे अनलेस अंटिल एग्जामिनेशन आपने या आपके एम्प्लॉय ने या आपके पार्टनर ने किया होगा। तीसरा, कोई भी प्रोजेक्टेड फिगर को आप वाउच नहीं करोगे। चौथा, कोई जिसमें आप सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड हो उसमें आप रिपोर्ट नहीं करोगे, ओपिनियन नहीं दोगे। पांचवा, मटेरियल फैक्ट है डिस्क्लोज नहीं किया। छठा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बताया नहीं गया। ओके सातवां, ग्रॉस नेग्लिजेंट ड्यू डिलिजेंस फॉलो नहीं किया गया। आठवां, ओके सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपने ऑब्टेन नहीं की और उसके पर बेसिस उसके बिना आपने सर्टिफाई कर दिया। नौवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई सब स्टैंडर्ड को आपने फॉलो नहीं किया, डिपार्चर था लेकिन आपने हाईलाइट नहीं किया। और 10वां ओके आपने क्लाइंट के पैसे अलग से बैंक अकाउंट में रखना भूल गए। पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2 क्या बोलता है? पार्ट 2 एकदम क्लियर कट बोलता है 4 चीजें। आपने गाइडलाइंस या इंस्टीट्यूट की प्रोविजंस या कुछ कंप्लाई नहीं की है, जिसमें आर्टिकल्स की गाइडलाइंस अपन ने डिस्कस की, एग्जांपल डिस्कस किया, आपने वो ध्यान रखना है, तो आप गिल्टी हो गए फर्स्ट क्लॉज में। सेकंड क्लॉज में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीएन सर्विस है ड्यूरिंग एन एम्प्लॉयमेंट अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है वो डिस्क्लोज नहीं करनी है। तीसरा, इंस्टीट्यूट ने आपसे कोई इंफॉर्मेशन मंगाई और आपने इंफॉर्मेशन जो दी या रिटर्न जो भरे या कंप्लाई जो किया वो फॉल्स था, आपको मालूम था वो फॉल्स है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है। एग्जांपल आपसे पूछा गया था आपके पास कितने आर्टिकल है, आपने बोला 10 है और जबकि आपके पास 20 थे, तो ये पॉइंट है कंप्लाई नहीं किया गया। एंड लास्ट पॉइंट है आपने एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स की है, ओके फ्रॉड का कॉन्सेप्ट है। एंड ये होने के बाद पार्ट 3 वाला लास्ट पॉइंट है जिसमें 6 महीने से ज्यादा की सजा मिली है तो गए। ओके मेरे ख्याल से यहां तक की सबको कहानी एकदम तोड़ समझ में आई होगी। ओके तोड़ काम हुआ रहेगा प्रोफेशनल एथिक्स का। ओके तब बचा है गाइडलाइंस का लेक्चर अपन रिकॉर्ड बाद में करते हैं। तो मालिक टेक केयर, एंजॉय।